हाँ एक दिन थोड़ा समय, बहुत सारा चीज़ें नोट्स है ना, बन रहा है, थोड़ा सा एक और दिन समय लग रहा है। हिंदी में हो गया, धीरे धीरे कल से हो जाएगा, थोड़ा समय लग रहा है, बहुत सारा प्रोसेसिंग है ना, नोट्स बन रहा है, फिर उसका वाटर मार्किंग होता है ना अभी। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हम लोग ने पढ़ा था कौन सा, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, 3 टॉपिक था, है ना। एक तो तरीका हो सकता है कि आप अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक से सेपरेट क्वेश्चन पूछे, या फिर सभी टॉपिक को मिला के पूछे, या फिर एक या दो टॉपिक को एक साथ मिलाकर टॉपिक क्वेश्चन बन सकता है। यही तो तरीका है। सबसे हार्ड वाला कौन सा होता है, जो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को मिला के बनता है। सिंगल टॉपिक में स्थलमंडल क्या है, उसकी विशेषताएं कुछ पूछ ले तो ये बहुत आसान है, लेकिन जब मान लीजिए एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक को मिला क्वेश्चन पूछे तो वो बहुत हार्ड होता है। जैसे जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि जो क्लाइमेट इज द इंडेक्स ऑफ वेजिटेशन एंड वेजिटेशन इज द इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। क्वेश्चन इस रूप में नहीं पूछा गया, ये यूपीएससी का था, लेकिन इसी किसी को सेम पूछा था कि वनस्पतियों और जलवायु के वितरण के बारे में पूछा गया था कि जलवायु के आधार पर क्या होता है, वनस्पति का वितरण होता है। ये क्या था, एक टॉपिक है हमारा कौन सा, जलवायु, एक टॉपिक है वनस्पति है। तो आपको 2 टॉपिक को मिला के, 2 चैप्टर को जोड़ के वो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हम लोग सारा चीज कोशिश करेंगे कि सबको मिला के हो जाए। ये कौन सा, ये बाद में पढ़ना है हम लोग को, पहले ये वाला आ जाएगा। हाँ पहले ये होगा, फिर लास्ट में समझ में आएगा। मानव का पहले संपर्क तो करा लो। देखो ये क्या है हमारा, पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, शिकार और भोजन संग्रहण का काल। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को जाना पड़ेगा, कौन सा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, है ना। हिस्ट्री में जाने के लिए आप लोग देखिए, तो एंशियन हिस्ट्री आप लोग पढ़े हैं, है ना। एंशियन हिस्ट्री में प्राचीन काल में पढ़े हैं, मैपिंग की है प्राचीन काल का। ये भारत है मान लीजिए, है ना, ये भारत मानना क्या है ही। डाउनलोड क्या, सब डाउनलोड वाला क्या होता है, अरे डाउनलोड हम नहीं बनाएंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आपको कैसे बनाना है ना। कोच को नहीं आएगा तो फिर तो स्टूडेंट को कैसे आएगा। देखो ये सारी चीजें पीडीएफ में हो तो आ जाएगा, तो बहुत आसान चीजें है। ये इंडिया का मैप है, अब इसको इंडिया का मैप हर जगह चिपकाना पड़ेगा आपको। इंडिया का मैप, झारखंड का मैप में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक बना है ना। बताओ ये कौन सा नदी है, झेलम, ये है ना, और इधर ज्यादा हो गया, ये झेलम, चेनाब, है ना, ये होगा सतलज, रावी, व्यास, ये है 5 नदी। इसी के बगल में आपको मिलेगा, तो आप लोग पढ़े होंगे पाषाण काल, है ना, पाषाण काल या स्टोन एज। स्टोन एज, इसका नाम पाषाण काल क्यों पड़ा था, है ना। इस काल में औजार जो है, प्रमुख औजार पत्थर था। औजार तो और भी था, लकड़ी का औजार भी था, पत्थर के औजार भी था, लेकिन इस काल में ये स्टोन का ज्यादा इस्तेमाल होता था, और हड्डी का भी इस्तेमाल होता था औजार के लिए, है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए, आप इसमें इसको 3 भागों में बांटा गया, याद है कौन सा, पूरा पाषाण काल, है ना, पेलियोलिथिक एज। लिथिक मतलब क्या होता है, पत्थर, पूरा, पूरा मतलब पुराना, पेलियो मतलब पुराना, पूरा पाषाण, जो पहले आया होगा उसका एज क्या हो गया, पूरा पाषाण काल हो जाएगा, पेलियोलिथिक एज। दूसरा क्या होता है, मिजोलिथिक, मिजो मतलब क्या होता है, बीच वाला, और लिथिक मतलब पाषाण, तो नाम क्या हो गया, मध्य पाषाण, है ना। ये देखिए, तीसरा क्या होता है, नियोलिथिक, नियो मतलब नया, नवपाषाण, यही तो है, ये 3 काल है। लेकिन इसका संबंध हम लोग को इन्वायरमेंट के साथ जोड़ना है, ये चीज है। आखिर क्या कारण है ना। इस काल में आपको पता होगा कि पूरा पाषाण काल में लोग क्या थे, शिकारी, है ना, या हंटिंग मतलब शिकार। इस समय की अर्थव्यवस्था में शिकार करते थे और खाद्य संग्राहक,
है ना, मतलब हंटिंग और गैदरिंग, फूड गैदरिंग होता है, दो चीजें। लेकिन ये चीज सेम मध्यकाल में क्या हो गया, लोग पशुपालन चालू हो गया, पशुपालन चालू हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, है ना। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होगा तो किस काल में, मेसोलिथिक पीरियड में। और तीसरा वाला काल कौन सा इसमें, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट, है ना, कृषि का प्रारंभ हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। प्लांट को हमने डोमेस्टिकेट कर लिया, पालतू बना लिया, तो क्या हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ। तीन चीज समझ में आ रहा है बात को। लेकिन ये हुआ क्यों, ये इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रहा है बात को। तीन काल समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका संबंध आपको समझ में आएगा। आपको पता होगा, ये नाम सुने, हिमयुग, है ना, आइस एज। तो आइस एज, तो जब इस समय था ना, तो आइस एज इस समय प्रारंभ हुआ था। पैलियोलिथिक एज में आइस एज प्रारंभ हुआ और नियोलिथिक एज में आइस एज समाप्त हो गया। ये कब से कब तक कार्यकाल माना जाता है, लगभग 2.5 लाख वर्ष पूर्व से लेके 10,000 ईसा वर्ष तक। समझिए बात को, 10,000 ईसा पूर्व से इससे पहले वाला, और जितने पहले वाला टाइम होता है क्या हो जाएगा, पैलियोलिथिक आ जाएगा। लगभग 10,000 से लेके 4,000 के बीच वाला जो सीजन होगा, ये वो क्या हो जाएगा, मेसोलिथिक। और 4,000 के बाद का वाला, ये अलग अलग वेरी करता है सब जगह पे। तो अप्रोक्स रखिएगा कौन सा है, ये 10,000 से, हाँ, बीसी, ईसापुर मतलब बीसी से लेके 4,000 ईसापुर तक, ये अप्रोक्स याद रखिए। और 4,000 के बाद वाला क्या हो जाएगा, 4,000 के आगे से लेके क्या होगा, नियोलिथिक होगा। तीन काल है। तो इस काल में क्या हुआ, पैलियोलिथिक एज में आइस एज जमा हुआ था। आइस एज होगा मतलब, आइस एज का मतलब क्या समझते हैं बताइए तो। हाँ, तो जब धरती के, देखो आइस एज, अब दो चीज समझते हो कि हिमयुग जब भी होगा, इसका मतलब क्या है कि जो बर्फ होगा ना, बर्फ का प्रसार ध्रुवीय क्षेत्र से, क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्र से जब विषुवत रेखा की ओर बढ़े, या बर्फ की जो क्षेत्रफल क्या होता है, ये बढ़ते जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, हिमयुग आता है। हिमयुग का मतलब पूरा ढक जाना ये नहीं होता है। हिमयुग का मतलब क्या होता है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बर्फ का विस्तार होना। इसका मतलब जैसे जैसे फैलेगा क्या होगा, इन क्षेत्र पूरा बर्फ से ढक जाएगा। तो ये पैलियोलिथिक एज का पार्ट था। तो पैलियोलिथिक एज में क्या होता है, हिमयुग का प्रारंभ था। इसका मतलब क्या होगा, देखो आइस एज, है ना, बिगिनिंग ऑफ आइस एज, है ना, हिमयुग का प्रारंभ। अब हिमयुग का प्रारंभ होगा तो क्या होगा बताओ। इसका मतलब पूरा पृथ्वी में क्या होगा, बर्फ ही बर्फ ढका होगा, बहुत कम इलाका होगा जहां पे रहने लायक होगा। ठीक है, तो इस समय बताओ, इस समय क्या होगा, जनसंख्या क्या होगी, कम होगी कि नहीं, क्योंकि जलवायु क्या है, चरम जलवायु है, तो जनसंख्या क्या होगा, कम होगा। अब बताओ, जब हिमयुग होगा, जलवायु क्या होगा, क्लाइमेट क्या होगा, एक्सट्रीम होगा, चरम जलवायु होगा। चरम जलवायु किसको बोला जाता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट, जब बहुत ठंडा पड़ जाए या बहुत गर्म हो जाए। तो इस समय क्या था, बहुत ठंडा था। जब एक्सट्रीम जलवायु क्या होगा, क्लाइमेट एक्सट्रीम होगा, बताओ क्या ह्यूमन एक्टिविटीज होगा, नहीं होगा। देखो अब ये बताओ, इस समय क्या होगा, पूरा बर्फ से ढका होगा, तो बहुत कम इलाका होगा जो क्या होगा, बिना बर्फ से ढका होगा। इसका मतलब क्या, घास स्थल यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, ग्रास या घास, सतह पे घास कम दिखेगा। जब घास ही नहीं होगा तो बताओ घास पे चरने वाले जीव होगा, जब घास पे चरने वाला जीव नहीं होगा तो क्या, तो पालतू बना सकते हैं हम लोग क्या, नहीं होगा। तो इसलिए पालतू इस काल में नहीं होगा, जानवरों का डोमेस्टिकेशन इस काल में पॉसिबल नहीं है। अब ये बताओ, जलवायु चरम होगा तो बताओ जनसंख्या अधिक होगी, जनसंख्या अधिक होगी, नहीं होगी, जनसंख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, नहीं, जनसंख्या अधिक क्यों होता है, जनसंख्या का उत्पादन संबंध क्या है, ऊर्जा से है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देखो अभी क्या आबादी बहुत है, अफ्रीका और एशिया में क्या है, सबसे अधिक आबादी है विश्व में। बाकी चले जाओ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, भाई जनसंख्या पैदा कैसे होता है, एनर्जी का ही तो कमाल है। एनर्जी कम रहेगा तो बताओ, एनर्जी कम होगा तो उसमें क्या होगा, जनसंख्या कम ही उत्पादन होगा। आप ध्रुवीय क्षेत्र में जाओ,
है ना, वहां आबादी नहीं होगी क्योंकि एनर्जी नहीं है। आप देख लो ना भूगोल के हिसाब से, जितने भी ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं ना, ध्रुवीय क्षेत्र में सभी जानवरों का आकार छोटा होता है, लेकिन विषुवत क्षेत्र में जानवरों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऊर्जा की कमी होती है। ऊर्जा की कमी होगा तो इसलिए क्या होगा, उस क्षेत्र में यदि मान लो कोई अपना आकार बड़ा करता है तो बड़ा करेगा तो ऊर्जा की हानि क्या होगा, अधिक होगा, एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, ठंडा पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा तो मर जाएगा। इसलिए जो वहां साइज का होता है ना, सभी जीवों का छोटा होता है। कारण क्या है, ये वाला। लेकिन विषुवत रेखा में एनर्जी की कमी नहीं है, एनर्जी लॉस नहीं होगा, इसलिए बड़ा साइज होता है। ये आपको लिंक के समझ में आएगा। और जनसंख्या उत्पन्न करने के लिए भी क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए। सारा एनर्जी खेल है। सारा एनर्जी यदि जनसंख्या प्रजनन में व्यर्थ कर देगा तो व्यक्ति क्या होगा, मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए नहीं होगा। इवन हमारे यहाँ की जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो कुआं होता है वो काव काव करता है। हाँ, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं जी, देखो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में, उसमें कुआं काव काव करता है। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र में जो होता है स्नो क्रो होता है ना, काव काव नहीं करता है। सोचो क्यों, एनर्जी की कमी होती है। एनर्जी की कमी होगी तो क्या होगा, वो एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा, वो मर जाएगा, फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अपने आप को अडेप्ट करने के लिए क्या होता है वो काव काव नहीं करता है। इसका मतलब एनर्जी के साथ जलवायु के साथ संबंध है क्या, आबादी का जलवायु के साथ संबंध है क्या। कभी देखें आप लोग जलवायु के साथ संबंध कैसे, एनर्जी के साथ मैं बता रहा हूं। जैसे आप ये क्या बोलते हैं, यूरोपियंस जो होते हैं ना, जो हॉलीवुड का जो पिक्चर होता है उनमें देखते होंगे, उनका स्टाइल अलग होता है, कोट में हाथ डाल के स्टाइल एक्टिंग करेंगे। हमारे इधर के जो हीरो होंगे पूरा ऐसे ऐसे करेंगे, पूरा एकदम सलमान खान जैसे ऐसा वाला। कारण क्या है कि हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का है, हम लोग ऊर्जा अधिक हो, ठंडा नहीं लगेगा। ठंडा में हम लोग क्या करते हैं, पॉकेट में हाथ डाल के रखते हैं। अब बताओ लंदन वो सब क्या है, सब ठंडा वाला क्षेत्र है, उनका स्टाइल क्या है, ऐसे फोटो खिंचाएगा ऐसे। कारण समझ में आ रहा बात को, हर एक चीजें क्या है ना, हमारे ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां का एक्टिंग का तरीका भी बदल जाएगा। सारा कमाल क्या है, एनर्जी का। क्यों, सालों भर बर्फ रहेगा, बताओ ठंडा रहेगा टेम्परेचर, तो कभी हाथ बाहर निकालेगा ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ का उतना तो गर्मी है, टेंशन ही नहीं है। आप ठंड के दिनों में आप खुद ही देख लीजिए, अपना हाथ क्या था पॉकेट में हमेशा घुसा के रखते हैं, है ना। तो वो जब सालों भर वहां ठंडा ही है तो क्या करेगा, मजबूरी में उनका वो तरीका बन जाएगा। इसलिए कोट पहनने की परंपरा है। हम लोग क्या करते हैं, कोट पहनते हैं गर्मी के दिन में भी, बताओ, है ना। तो ये देखिए आपका जो सारा चीज क्या हो रहा है, एनर्जी का कमाल क्या है, चरम जलवायु, जनसंख्या तय हो रही है। समझिए हमारी बात को। तो जनसंख्या चरम जलवायु से क्या हो रहा है, घास, अभी देखो बर्फ में ढका हुआ तो घास क्या होगा, कम होगा। घास नहीं होगा तो पालतू जानवर, अभी पालतू करने के लिए, पालतू बनाने के लिए जानवर ही अभी होगा नहीं। जनसंख्या क्या होगा, कम होगा। जनसंख्या कम होगा, बताओ तो बताओ नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर क्या होगा, दबाव कम होगा, प्राकृतिक संसाधनों पे दबाव कम होगा, है ना। जहां तहां बिखरा हुआ होगा, जिस क्षेत्र में थोड़ा सा गर्मी होगा, है ना, जिस क्षेत्र में टेम्परेचर कम होगा उस रीजन में होगा। क्या इस समय ध्रुवीय क्षेत्र में आबादी होगा क्या, कौन सा काल की बात कर रहे हैं हम लोग, बिगिनिंग ऑफ आइस एज या पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इस काल हाँ ये नहीं, ये टॉपिक है खाद्य, ये हाँ खाद्य संग्रह और शिकार का काल, है ना। तो पैलियोलिथिक एज, कारण क्या है, आइस एज है। अब इसी से सारा चीज है। अब बताओ इस समय परिवहन का भी क्या होगा, परिवहन बेहतर नहीं होगा, है ना, क्योंकि बर्फ से ढका होगा, परिवहन के लिए सुविधाजनक कोई नहीं होगा, परिवहन का विकास नहीं होगा, तो जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान जा भी नहीं सकती है ना। तो आबादी इसमें आप देखेंगे, ये जो काल है ना आइस एज, लगभग 2.5 लाख वर्ष, 5 लाख वर्ष से पूर्व, ईसा पूर्व से लेके कितना है, 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व, इतना बड़ा समय काल हो गया। इस साल के दौरान क्या हो गया ना, अभी बता, अभी हवाई पर, अभी उस टाइम पे कहाँ तकनीकी का विकास हुआ है ना, अभी तकनीकी का विकास हुआ नहीं है, अभी हवाई परिवहन नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी लोग अपने सर्वाइवल के लिए लोग जी रहे हैं। अभी उत्तरजीविता के लिए समस्या हो रहा है, अपना बच्चा को सुरक्षित नहीं रख पा रहा। सोच के देखो, बच्चा पैदा तो हो रहा लेकिन ठंड के कारण मर जाएगा, तो बताओ उनकी ये समस्या है। अभी कपड़ा का आविष्कार नहीं हुआ होगा, अभी बताओ, अभी क्या इसमें क्लोथ, कपड़ों का भी, है ना, विकास नहीं हुआ, कपड़ा भी नहीं हुआ है, परिवहन कहाँ से विकास होगा, है ना, बेसिक चीजें नहीं है। अभी क्या करेंगे, जो जानवर होंगे, है ना, जानवर में कौन सा जानवर होगा अभी बताओ, है ना, मोटी चमड़ी वाले जो जानवर होगा वो कैसा वाला होगा,
जानवर होगा वो क्या होगा, मोटी चमड़ी वाला, फर वाला होगा कि नहीं, है ना, चर्बी वाले होगा, फैट वाले होगा, फैट वाले जानवर होगा, है ना, फर वाला जानवर होगा जिसमें बाल, झब्बेदार बाल होगा, उन्हीं को काट कर, छील करके निकाल कर अपना वो बनाएंगे ये सारी चीजें, है ना। उसी का फैट का इस्तेमाल क्या करेंगे, ठंडा से बचने के लिए अपने चेहरे में लगाएंगे। वैसलीन क्या है, वैसलीन लगाते हैं चेहरे में तो क्या होता है, वैसलीन बाहरी पर्यावरण के संपर्क को आपकी स्किन के साथ रोक देता है ना, तो क्या होता है, आपका होठ फटता नहीं है। तो गर्मी वाले क्षेत्र में जहां पे नहीं है ना, साइबेरिया वाले रीजन में, अभी रूस का साइबेरिया रीजन में बहुत ठंडा है, तो वहां के लोग क्या करते हैं, जानवर की चर्बी लगाते हैं चेहरे में। हाँ हाँ, हमेशा ही रहता है साइबेरिया में, लगभग ठंडा ही है पूरा अधिकतर भाग, गर्मी के कुछ महीनों को छोड़कर। तो कारण समझ में आ रहा बात को, जलवायु क्या है, चरम है। तो ये सारी चीजें हैं। अब बताओ, अभी ये सारा चीज नहीं हो रहा है, नहीं है, जलवायु अनुकूल नहीं है, तो बताओ पौधा में फूल खिलेगा, टेम्परेचर नहीं है, आप लोग पढ़े ही हो, है ना, यदि टेम्परेचर नहीं होगा तो क्या हम लोग करते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन हाउस वाला करते हैं टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बर्फीले क्षेत्र में। उस समय तो कहीं नहीं है, ग्रीन हाउस का टेक्नोलॉजी तो उस समय था नहीं, तो इसका मतलब पौधों में क्या होगा, पुष्पन नहीं होगा, फूल नहीं खिलेगा, फ्लावरिंग नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, जो नेचुरल चीजें हैं बहुत कम पेड़ पौधा होगा, तो बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगा, कम होगा, जैव विविधता भी क्या होगी, कम होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद बताओ, तो इसका मतलब जो नेचुरल चीजें उसमें तो मछली पकड़ेंगे, क्या करेंगे हम लोग, देखो क्या कर सकते हैं, तो मछली का क्या होगा, मछली शिकार होगा, मछली का शिकार होगा, है ना, फिशिंग होगा, पिसीकल्चर नहीं, क्या बोलते हैं इसको, फिशिंग, फिशिंग, और एक शब्द होता है कौन सा, पिसीकल्चर। यदि नेचुरल रूप से कहीं तालाब में, तालाब बोल रहे हैं, कहीं झील में, कोई नदी में, या फिर कोई महासागर में हम लोग यदि मछली पकड़ रहे हैं, वो क्या होगा, फिशिंग हो गया। और यदि तालाब में मछली छोड़कर पकड़ रहे हैं तो क्या होगा, पिसीकल्चर या मछली पालन हो गया। पालन में मानव का हस्तक्षेप हो गया, समझ बात को। तो मछली पालन और मछली ये क्या है, फिशिंग को मत्स्यन बोलते हैं, मत्स्यन और मछली पालन में अंतर है, समझ में बात को। प्राकृतिक जगह में कहीं भी कर रहे हैं तो क्या होगा, फिशिंग, और एक नियंत्रित इन्वायरमेंट में, तालाब में आपने मछली छोड़ा पहले 20, फिर उसके बाद उनको पकड़ रहे हैं तो क्या, पालन हो गया। पालन कहीं पे भी लिखा रहा है मतलब ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो रहा है, मैनमेड होगा, नेचुरल नहीं होगा, जरूरी नहीं है। झील बहता हुआ, झील भी नेचुरल है लेकिन बहता हुआ नहीं है। एक चीज आपको बताना कि जो प्राकृतिक रूप से हो, मानव का हस्तक्षेप के बिना जो मछली का मतलब उन वाले इलाके में मछली होता है, वहां से यदि पकड़ते हैं तो क्या होगा, फिशिंग है। हमने छोड़ रहे हैं, तालाब में छोड़े, फिर उसके बाद जैसे मान लो धान की खेती, धान के साथ साथ भी मछली का उत्पादन होता है कि नहीं, तो ये क्या है, पिसीकल्चर का पार्ट है, चाइना में होता है ना, धान का खेत होता है उसमें मछली छोड़ा जाता है, बंगाल में होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये मछली पकड़ेंगे, जानवरों का शिकार करेंगे, हंटिंग होगा, हंटिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों का शिकार होगा। अब बताओ, इस समय आबादी नहीं है, हथियार क्या है, पत्थर का औजार है। बताओ क्या करेंगे हम लोग, शेर को पकड़ेंगे, छोटा जानवर, नहीं उल्टा बोल रहे हो, छोटा जानवर अभी नहीं कर सकते, छोटा जानवर बहुत तेज भागता है, उसको पकड़ने के लिए आपको वो नहीं पकड़ पाएंगे। अभी बड़े जानवरों का शिकार करते हैं समूह में मिलकर, उल्टा सिस्टम है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग एज में बड़े जानवरों का शिकार करेगा, क्यों, बड़े मतलब हाथी नहीं करेगा। अच्छा बताओ, खरगोश को पकड़ पाएगा उसमें, खरगोश अभी नहीं पकड़ पाते हो। तो छोटे जानवरों का शिकार पॉसिबल नहीं है। शिकार किसका करे, किया जाएगा, जानवरों का किया जाएगा, लेकिन कौन सा, बड़े जानवरों का। हाँ, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है ना, नहीं, यही तो बात है। छोटे जानवरों में स्पीड होता है, रफ्तार होता है, उसको स्पेसिफिक नुकीला एकदम भाला नहीं होगा तो फेंक के मारेंगे ना, तो भाला का आविष्कार भी हुआ ही नहीं है। अभी हमारा हथियार क्या क्या है, देखो कैसे, देखो हथियार बनता था उसमें। इस काल में क्या होता है, देखो ये बड़ा सा पत्थर है, इसमें आ जाता है, पहले इसमें देख लेते हैं ना। देखो कहां कहां पहले साइट है इंडिया में मिला है ना। एक ये यहाँ पर नदी है, सोन नदी, कौन है, सोन वैली, सोन नदी है, वो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, सोन रिवर। यहाँ पे एक नदी है बेलन घाटी, है ना, ये बेलन रिवर है उसमें, है ना। और आपको मिलेगा इस वाले रीजन में एक मिलेगा,
सोन, वो सोन हो गया, वो सोन है, और ये क्या है, सोन, ये अलग है, ये SOAN है, या कहीं कहीं हिंदी में सोहन भी बोलते हैं इसको, है ना। तो कहीं सोहन भी बोलते हैं, कहीं सोन, एक्चुअल में सोन भी है ना, तो कहीं हिंदी में सोहन बोलते हैं इसको। ये वाला रीजन में ये क्या हो जाएगा, भीमबेडका वाला, है ना। और एक राजस्थान में है। ये 4 जगह जहां पे हमको मेनली साक्ष्य मिला है, और चारों के चारों क्या, नदी के किनारे। यहाँ पे बनास नदी के किनारे, है ना, ये कौन सी है, बनास है। ये कौन सी है, नर्मदा नदी। ये बेलन नदी, ये सोन नदी। 4 नदी के किनारे 4 साक्ष्य मिला है। इससे क्या पता चल रहा है कि पैलियोलिथिक एज में या पूरा पाषाण काल में जितने भी पुरातात्विक स्थल है वो नदी के किनारे है। इसका मतलब क्या है, नदी के किनारे क्यों, पत्थर हो जाता पाया जाता है। तो पूरा पाषाण काल में जो जितने भी पुरातात्विक स्थल है या पुरातात्विक साइट है, जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो कहाँ पाए जाते हैं, नदी के किनारे या पहाड़ की तलहटी पे, ताकि उनको सही पत्थर अवेलेबल हो। ये बनास राजस्थान, राजस्थान में, समझ में आ रहा बात को। तो ये 4 स्थान है। तो कहां पे होता था ये जनरली, रिवर वैली में, है ना, रिवर वैलीज, नदी घाटी हो जाएगा, और फुटहिल्स ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की तलहटी पे। बस 2 ही जगह पे आपको मिलता है, और कहीं नहीं मिलता इस काल में। कारण क्या है, पत्थर का। और इन क्षेत्रों से इनको क्या मिलता था, स्टोन। कोई दिक्कत है, स्टोन मिलता था। और उसी स्टोन का इस्तेमाल कहां पे होता था, देखिए कैसे स्टोन से बनता था। एक पत्थर लिया और एक छोटा सा पत्थर लिया, जब इसको मान लो टक्कर मारेंगे तो क्या निकलेगा, है, पत्थर से पत्थर आग निकलता, सही बात है। नहीं, टक्कर मारेंगे तो ये टूटेगा ना कुछ। तो इसका एक छिलका हम लोग बोलते हैं कि नहीं, फ्लेक्स। तो बताओ ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा, ये होगा, एक भाग निकल गया। फिर इसको तोड़ तोड़ के इसको क्या बनाया था, नुकीला बनाया था, है ना। तो ये देखो, इसी से क्या बनाया, पहले इसको इधर मारा तोड़ा, फिर इधर मारेंगे तो क्या होगा, इधर से वो निकलेगा। फिर इसी तरह इधर तोड़कर, एक बड़ा पत्थर से बड़ा पत्थर को छोटे पत्थर से मारा जाता था, तोड़ते हुए इस तरह से करते हुए क्या निकलता था, ये निकलता। समझ बात को। इसको बोलते हैं फ्लेक्स, बोलते हैं फलक, बोलते हैं, क्या बोला है, हाँ। दिक्कत ये ना, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ते नहीं है तो समझ में नहीं आता। क्या है, फलक हो गया, है ना। ये क्या हो गया, बड़ा पत्थर है ना, लार्ज स्टोन है, ये मेन स्टोन है, ये वाला है, लार्ज स्टोन है, बड़ा पत्थर है। इसको चारों तक तोड़ के क्या होता है, उसका छिलका निकाल लिया हमने, है ना, फ्लेक निकल लिया, फलक निकाल लिया। उसके बाद हम लोग ये वाला बचा। अब जब ये मेन वाला पत्थर है ना, इसका साइज कुछ इस तरह से इसको तोड़ा जाता था। कुछ इस तरह से, मतलब ये हस्त कुठार की तरह होता है। इसको उल्टा कर दे तो कुछ ऐसे बनेगा, है ना। देखिए इसको उल्टा कर दे तो कुछ इस तरह बनेगा। है ना, छेनी देख रहे हो ना, इसको ऐसे पकड़ा जाता था, ऐसे पकड़ने के बाद इसको खोदने के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये इसको बोलते हैं हस्त कुठार, क्या बोलते हैं, या बोला जाता है हैंड एक्स। ये क्या हो गया, हैंड एक्स। ये लार्ज स्टोन हो गया, ये फ्लेक्स हो गया। तो बताओ, छलटा निकाल दिया हमने, छिलका निकाल दिया या फ्लेक्स निकाल दिया, तो क्या बच गया, हैंड एक्स या हस्त कुठार होता था। अब बताओ, ये नुकीला है, यही इसका औजार होता था। अब इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते थे, जड़ों को खोदने के लिए करते थे। पौधा है उसको खोदने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे उस समय। और जो नीचे कंद मूल निकलता था ना, उसका इस्तेमाल होता था इस वाले रीजन में। समझ में आ बात को। तो आपका जो ज्योग्राफी के हिसाब से क्या हो रहा है, आपका हथियार बन रहा है ना। अब बताओ इससे क्या कर सकते हैं, एक तो हम लोग चमड़ा को काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। चमड़ा काटने, इससे तो खोदने के लिए इस्तेमाल होता है, जड़ों खोदने के लिए या
हड्डियों को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। जानवरों को शिकार किया, हड्डी को तोड़ना है तो इससे तोड़ा जाता था। और कोई चीज पतला चीरने के लिए इसका इस्तेमाल होता था, है ना। और कभी कभी इसी का होता है चॉपर, होता चॉपर, है ना। चॉपर मतलब समझते हो, कुछ इस तरह से, मतलब एक साइड पकड़ेगा इधर से, इधर नुकीला होगा, है ना। तो ये नुकीला होगा तो क्या होगा, ऐसे फाड़ने के लिए, चीरने के लिए इसका इस्तेमाल होता, पत्थर का इस्तेमाल होता था। ये 3-4 चॉपर बोलते हैं इसको। इसको हिंदी बोलते हैं छेदनी। ये नहीं, छेदनी, छेदनी को छिद्र करना होता है। इसको काटने वाला क्या बोलते हैं चॉपर को, हिंदू नाम बहुत खतरनाक है, छोड़ दीजिए, चॉपर लिख दीजिए, इसको इंग्लिश में लिखिए। घर में होता है ना काटने के लिए, मांस काटने के लिए, सेम वैसा ही औजार ये इसका बनाया जाता था। ये सब देख रहे हो किसका है, पैलियोलिथिक एज का है। देखो एक क्लाइमेट से क्या हो रहा है, देखो क्लाइमेट के कारण क्या हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पत्थर अवेलेबल है, कुछ नहीं है। इसलिए देखो उनका क्लाइमेट के हिसाब से उसका सारा सारा बदल जा रहा है, हथियार बदल रहा है। अब बताओ, ये सब हथियार है, इससे लगता है आपको कि ये हथियार से वो चूहा पकड़ लेगा, इस हथियार से खरगोश पकड़ लेगा। छोटे जीव को शिकार नहीं करते, बड़े जीव को माले माथा में मार देंगे, क्या होगा, वो शायद ये होता है 4-5 लोग पकड़ के उसको बस में किया था। तो बड़े जानवरों का किया जाता था। और कौन से जानवरों का, तो ये बड़े जानवर है ना, प्लस जिनके बिना सींग वाले, है ना, बिना सींग और बिना दांत वाले, या फिर छोटे दांत वाले, कौन से जानवर का, पता चला भेड़िया को जाकर पकड़ रहे हैं, हाँ, है ना। सींग रहेगा तो देखो उनको उनको भी आता था, मतलब एक आध दो को जान लिया होगा, तभी तो समझ में आया कि नहीं इसको नहीं पकड़ना, छोड़ दो, बैल को पकड़ेंगे तो दिक्कत है ना, उनका सींग बड़ा होता है। तो छोटे जानवर जिनका सींग छोटा होता है ना, और बिना सींग वाले या फिर छोटे सींग वाले और छोटे दांत वाले, इसका शिकार ज्यादा होता था इस वाले पीरियड में। तो देखो ये मछली पालन शिकार होता था। और फूड गैदरिंग, है ना, फूड गैदरिंग, खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रहण में क्या क्या करता था, कंद मूल, मूल मतलब जड़ वाला, रूट्स वाला पार्ट, है ना, फल फ्रूट्स, कंद मतलब फ्रूट्स, है ना, कुछ पत्तियां, हाँ, शहद वाला भी ज्ञान नहीं हुआ था उनको, शहद वाला भी ज्ञान नहीं हुआ था, है ना। तो वो जमीन में ही जो चीजें है सारा वो उन्हीं के बारे में उनको मिल पाया था, शहद का भी ज्ञान नहीं हुआ था। कंद मूल फूल पत्तियां, ये सब चीजें, फूल भी हो जाएगा, फ्लावर भी होगा, तो ये सारा चीज उनका शिकार है। देखो एक एक चीज रिलेटेड, खाली सिर्फ याद रखना कौन सा, बिगिनिंग ऑफ आइस एज, आइस एज हिम युग का प्रॉब्लम, एक ही चीज सारा तय कर रहा है, मतलब पूरा लिंकेज है। आप इसको यदि भूल जाएंगे तो फिर कुछ मतलब ही नहीं होगा। तो आइस एज के कारण क्या होगा, आबादी कम होगा इस काल में, है ना। फिर देखेंगे कि आइस एज जब खत्म होगा तो आबादी बढ़ेगा फिर, है ना। तो आइस एज कम होगा। शिकार किसका करेंगे, छोटे, हाँ मतलब बड़े जानवरों का, लेकिन हाँ हाँ छोटे दांत हो और सींग छोटा हो या फिर ना हो, इसके बारे में हम लोग करेंगे ये सारा चीजें। तो इससे आपको विशेषता समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, इसका वाला समझ में आ रहा है बात को। ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन में एक दे दिया। ये वाला खाद्य संग्रह, और ये क्यों है। दूसरा बताओ फिर किसमें आएंगे हम लोग, पशुपालन में। हाँ ये इसका है सिर्फ, ये इसका इतना सारा बता रहे हैं सिर्फ पैलियोलिथिक एज का। नोट्स आपके लिए है, लेकिन नोट्स को समझने के लिए तो आपको चाहिए ना, तो नोट्स में नहीं होगा फिर नोट्स याद ही नहीं होगा। जो समझते हैं वो जरूरी नहीं कि वो सारा चीज लिखना होता है, लिखने के लिए वो अलग अलग होता है, लेकिन याद नहीं होगा तो फिर आप नहीं लिखेंगे। आप यदि मान लीजिए पूछा जाए पैलियोलिथिक एज में स्थल का, बोले भारत में कौन कौन सा खाद्य संग्रह के दोनों स्थल है, तो आप चारों का इस्तेमाल लिख सकते हैं। 10 ये 2.5 लाख वर्ष, लाख ईसा पूर्व से लेकर कहां तक, 10,000 ईसा पूर्व तक, इसके बीच का अवधि है। ये 10,000 से 4,000 तक, और ये 4,000 से लेके आगे तक। भीमबेटका नर्मदा, ये कौन सा जगह, भीमबेटका, ये बेलन, ये राजस्थान, और ये हो गया सोन नदी।
4 प्रमुख स्थल है। कहाँ दिया हुआ है ये सारे? ओल्ड एनसीईआरटी मिलेगा, वो मिलता नहीं इधर, इसलिए आप लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी घटा ही दिया गया। चलिए अब आइए दूसरा, मेसोलिथिक, है ना। इस काल को क्या बुलाता है? माइक्रोलिथ। क्यों? क्योंकि इसमें छोटा कैसे हो जाएगा? करेंगे, मतलब अब जैसे जैसे लोग आगे आगे डेवलपमेंट होता है, उसका दिमाग तो बढ़ता है कि भैया इसमें काम नहीं हो रहा, उसको थोड़ा सा नुकीला करते हैं। दिमाग तो वो भी लगा रहा होगा, लेकिन दिमाग का रेट जो है तो उसका कम हो रहा है उस समय का आदिमान। ये एज कौन सा होगा हमारा? मिडिल आइस एज होगा। कौन सा होगा? मिडिल आइस एज। मतलब हिमयुग का क्या होगा? मध्य वाला। मतलब अब थोड़ा धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसके बाद बर्फ की मात्रा क्या हो रही है? घट रही है ना। इसका मतलब ये जो आपको अर्थ है ये 0 डिग्री है, इसका मतलब बर्फ क्या हो रहा है? पीछे खिसक रहा है, किधर? ध्रुव की तरफ जा रहा है। ये जमीन क्या अवस्था पे आएगा? मान लीजिए पृथ्वी में हिमयुग क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, तो क्या होगा? ध्रुवीय क्षेत्र में जो प्रसार हो रहा था विश्वरेखा की ओर, है ना, जमीन को अपने आगोश में ले रहा था, अब क्या होगा? वो बर्फ पीछे क्यों खिसक रहा है ना। अब सिकोड़ेगा तो क्या होगा? नीचे जो जमीन होगा वो सतह पे आएगा, और नीचे जो घास दबा होगा वो भी क्या होगा? बाहर आएगा। इसका मतलब क्या होगा? अब धीरे धीरे घास में चरने वाले जो जीव होते हैं वो बाहर आएगा, है ना। ये देखना, तो मिडिल एज का परिणाम क्या होगा ये बताओ। तो घास सतह पे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हिमयुग में बर्फ क्या होगा? पिघल गया हल्का, है ना। तो ये तो बर्फ पिघल गया, तो बर्फ पिघला तो क्या होगा? इसके कारण यहाँ पे क्या होता है? पशुओं का होता है, चरने वाले पशु आएगा, चरने वाले पशु, चरने वाले पशु होगा, है ना। उससे अब उसको क्या हो, अब उन जानवरों को हम लोग डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं, पालतू बना सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना। सर नोट्स नहीं मिला? किसी का नोट्स मिला? मिल जाएगा शाम को। किसका नहीं मिला? बाकी सब तो दे दिए हैं, बाकी सबको सर अभी शाम को भेजे, आज वाला शाम को आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? चरने वाले पशु हो जाएगा। आगे आते हैं, जलवायु अब क्या होगा? पहले पिछले की तुलना में थोड़ा सा गर्म होगा, थोड़ी क्या होगा? गर्म जलवायु होगी। गर्म जलवायु नहीं है, लेकिन उसके तुलना में, पिछले की तुलना में थोड़ा क्या होगा? हाँ, थोड़ा गर्म होगा। तो बताओ, आबादी बढ़ेगा, तो आबादी में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो आबादी में वृद्धि होगी तो क्या होगा? क्षेत्र में विस्तार होगा, तो आदि मानव एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो क्या होगा? ये क्षेत्रों का विस्तार होगा। तो ये चरने वाले पशु हो गया, आबादी में वृद्धि होगी, जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है ना। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि क्या हो गया? इस समय के मानव का क्षेत्रगत विस्तार हुआ। क्षेत्रगत विस्तार, जोग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, लोग फैला तो क्षेत्रगत विस्तार हो गया। अब बताओ इसमें औजार क्या होगा, है ना। बताओ, समय बीतता है तो क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में तकनीकी में विकास होता है ना। तो सूक्ष्म औजार, है ना। माइक्रो मतलब छोटा होता है, छोटी छोटी चीजें, है ना। देखो अब ये जो निकला है, फलक निकला, इसको क्या किया इन्होंने? एक तरफ से पूरा शार्प करने, घिस घिस कर इसको शार्प बनाया, ऐसे नुकीला बना दिया, इसको काट के थोड़ा सा ऐसे बना दिया। अब बताओ इसका इस्तेमाल सिलाई बुनने में होगा कि नहीं, है ना। कपड़ों को सिलने में जैसे होता है ना, तो कपड़ा तो था नहीं उस समय, पत्तों को सिलने में होगा, छेद करना अब आसान हो गया। तो इसका इस्तेमाल थोड़ा सा इधर काट के हम लोग क्या कर दिया, इसी से इसी का रूप मॉडिफाई करके हो गया, इनका आकार छोटा कर दिया। तो आकार छोटा करने से बताओ वो सुई की तरह उसका इस्तेमाल होने लगा, तो पत्तों को सिलने में इसका इस्तेमाल हो गया, तो कपड़ा के रूप में अब इस्तेमाल हो जाएगा इसका, है ना। चमड़ा को सिलने में इस्तेमाल होगा। तो ये सारा चीज आपको, किसी को चीरने में आसान होगा कि नहीं? इससे चीरना आसान था या इससे चीरना अब क्या है? आसान है। तो ये देखो सूक्ष्म औजार, हर चीज का छोटा आकार हो गया। हस्त कुठार भी अब थोड़ा छोटा हो गया। अब छोटा हो जाने पे क्या होता है?
तो मतलब छोटा होगा तो वजन उसका कम होगा, वजन कम होगा तो ले जाना में आसान होगा, शिकार करने में क्या होगा, उनका स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। छोटा जानवरों का शिकार अब क्या होगा, धीरे धीरे कर सकता है, तो माइक्रोलिथ की वजह से। अब बताओ, अब इस काल में इसमें देखेंगे क्या करता है, ये जो मान लो क्या है, ये वाला हुआ, ऐसे पत्थर को छोटा बना लिया और उसके साथ हमने लकड़ी जोड़ दिया, क्या बन गया, भाला बन गया। तो भाला का आविष्कार उन्होंने शुरू कर दिया है ना, बोर्स। हाँ मध्यपाषाण काल में, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या होगा, छोटा चीज हो गया। अब इसको, अब मतलब दूर में वो फेंक के मार सकता है, जो तेज से भागेगा मान लो जानवर, क्या होगा, उनको फेंक के, उनका शिकार फेंक के मान लो दूर जा रहा है, भाग रहा तेजी से, तो क्या होगा, उनको कर सकते हैं। मतलब ये इनका एक नया टेक्नोलॉजी है। पहले क्या होता, पकड़ के शिकार करना पड़ता था, उनसे खतरा उनको भी होता था। अब कोई मान लो दांत वाला, बड़ा दांत वाला है, उसको शिकार कर सकते हैं भाले से। हैं? नहीं वो वाला नहीं, वो तो बहुत पहले का है, मानव का विकास हो गया था सारा, जो वास्तविक रूप है वो तो हाँ अच्छा, वो वाला क्या टेक्निकल नाम जानकारी नहीं मुझे, क्या नाम है वो उसमें, है ना, उसमें जाना नहीं। इरेक्टस वाला होगा, होमो इरेक्टस, हाँ शायद वही होना चाहिए, देख लीजिएगा, मुझे जानकारी नहीं है इसका, बायोलॉजी वाला पोर्शन। जो व्यवहारिक चीजें उसमें ध्यान दीजिए, इसमें किसका भाला का इस्तेमाल होगा, तो इसमें क्या होगा, इसके कारण स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, शिकार करने में स्पीड बढ़ेगा, है ना। और छोटे जानवरों का शिकार करेंगे ना, छोटे जानवरों का शिकार होगा। तो ये देखो उनका औजार में क्या होगा, जलवायु कैसा होगा, घास फसल कैसा होगा। और पूछा जाएगा झारखंड भारत में कौन कौन सा क्षेत्र है, तो सेम चीज वही होगा जो हमने पहले पढ़ा था, भीमबेटका, बेलन घाटी, सोन घाटी, वो सेम उसी के आसपास वाले रीजन में, बस थोड़ा सा विस्तार हुआ इधर उधर और एक मिला है। उतना हमारे लिए हड़प्पा हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि कुछ सारे पुरातात्विक स्थल को याद करना है। नहीं व्हाट्सएप में भी मिलेगा और ऐप में भी मिलेगा, शायद ऐप में ही होगा, ऐप में ही मिलेगा, ऐप में ही भेजेंगे सर। समझ में बात कोई सारी चीज, ये कैसा हो रहा है, सेम चीज के आधार पर होगा। तो ये हो गया तीसरा एज, तो भालों का आविष्कार हो गया, है ना, ये सारे भाला का आविष्कार होगा, फेंकने वाला चीज का इस्तेमाल हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखिए। तीसरा जो एज होगा कौन सा है, नियोलिथिक। तो नियोलिथिक में बताओ, जलवायु और गर्म होगी, जलवायु क्या हो जाएगा, और गर्म हो जाएगी, जलवायु कैसा हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अब जलवायु गर्म होगा, वार्म क्लाइमेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बर्फ और पिघल जाएगा, सतह क्या होगा। अब जलवायु, तो इस एज को क्या बुलाता है, इसको बुलाता है एंड ऑफ आइस एज। आइस एज समाप्त होगा इसी काल में। तो आइस एज समाप्त होगा तो मतलब बहुत, जो गर्मी के कारण क्या होगा, सारा बर्फ पिघल जाएगा और घास स्थल सतह पे आ जाएगा, है ना। तो जलवायु क्या होता है, जलवायु अनुकूल हो जाएगा, फेवरेबल क्लाइमेट हो जाएगा। बस जलवायु फेवरेबल होगा तो जनसंख्या कैसी होगी, जनसंख्या में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जलवायु फेवरेबल होगा। तो बताओ, ज्योग्राफिकल भौगोलिक विस्तार बढ़ेगा, है ना। तो आप ये यदि पाषाण काल पढ़े हैं ना, पाषाण काल पढ़े होगा तो आपको पता होगा कि नियोलिथिक एज में बहुत सारे पूरा पाषाण काल या नव पाषाण काल के स्थल मिले हैं, बहुत सारा। सिर्फ अब लोग अभी तक क्या आचार ही देख रहे थे, अब हम लोग कहाँ देखेंगे, देखो अभी हम लोग पूरा साउथ इंडिया में भी बहुत सारे नाम सुने, पोचमपल्ली, पेयमपल्ली, है ना, ये सारा इस वाले रीजन में बहुत आ गया। आपको झारखंड वाले क्षेत्र में विस्तार आपको दिखाई मिलेगा, राजस्थान वाले क्षेत्र में विस्तार दिखाई मिलेगा, मतलब हाँ जम्मू कश्मीर मिलेगा। तो ये पूरा, ये इधर से बुरजाहोम नाम सुने हो, हमारा ये कौन सा है, मेहरगढ़, मेहरगढ़ वाला ये वाला रीजन, ये कौन सा बुरजाहोम, है ना। ये पूरा का पूरा पूरे भारत में लगभग देखेंगे नवपाषाण काल में लोगों का विस्तार हो जाता है। कारण क्या है, जलवायु, मतलब हिमयुग समाप्त हो गया, हिमयुग समाप्त हो गया, चरम जलवायु खत्म हो गया और जलवायु अनुकूल हो गया, इसलिए लोगों का विस्तार हुआ। तो बताओ, जहां जहां लोग रहेंगे तो क्या होगा,
कुछ ना कुछ अवशेष तो मिलेगा। इसलिए पूरे भारत में नवपाषाण काल के स्थल मिलते हैं, लेकिन पूरा पाषाण काल के स्थल पूरे भारत में नहीं मिलते, क्योंकि जलवायु उसमें चरम जलवायु थी या एक्सट्रीम क्लाइमेट। कोई दिक्कत? तो ये बताओ, इसलिए इसका विस्तार देखेंगे कहाँ मिलेगा? संपूर्ण भारत में मिलेगा। वर्ल्ड में भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम लोग को भारत के संदर्भ में आना तो संपूर्ण भारत में इसका साक्ष्य मिलेगा, है ना। इसी तरह से बताओ औजार कैसा होगा? अच्छा छोड़ो औजार से बात। अब इस काल में भौगोलिक विस्तार होगा, है ना। भौगोलिक विस्तार होने के साथ साथ क्या पशुपालन तो हो ही गया। अब हमने इस काल में प्लांट का भी डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया, पौध, है ना। हाँ, पेड़ को क्या हमने सोचा, ये सॉरी जंगली पौधा, जंगली जो पौधा होता है उसको हमने पालतू बनाया। जंगली पौधा को पालतू बनाया तो क्या चालू हुआ? कृषि। अब बताओ, इतने सालों से हम लोग रह रहे हैं, बताओ धीरे धीरे हम लोग को ये समझ में आ गया ना कि किस समय गेहूं का, मान लो जंगल में कोई पौधा देख रहे हैं, हमेशा वो रह रहा है, उसको पता चल रहा है कि किस महीने में वो खिल रहा है, किस महीने में वो फूल आ रहा है, किस में फल आ रहा है, उसके पैटर्न को हमने समझ लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसको लगाना एक जगह लगा दिया हमने, है ना। तो उस तरह से हमने उखाड़ के लगाना चालू किया, उसके बीज को इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि हमको पैटर्न में अनुभव हो गया धीरे धीरे। तो इसलिए पहले पहले पालतू बनाना आसान हुआ। कोई पूछे आपसे कि पालतू ही क्यों बनाया सबसे पहले, पौधा को क्यों, खेती बाड़ी पहले क्यों नहीं हुआ? कारण यही है, क्योंकि इसके बिहेवियर को, पैटर्न को समझने में समय लगेगा कि नहीं, किस महीने में फल दे रहा है, किस महीने में फूल खिल रहा है, कौन सा फसल क्या है हानिकारक है, कौन सा लाभदायक है, तो समझने में हमको समय लगा। इसलिए कृषि बाद में हुआ। अब बताओ, कृषि से ही सब कुछ कमाल आपको दिखाई मिलेगा, है ना। देखिए अब बताओ, कृषि होगा, कृषि करने के लिए क्या होगा? पहले तो, इससे पहले जो लोग था, इससे पहले लोग क्या था, एक जगह में निश्चित होंगे या घुमंतु होगा? क्या होगा? नोमैडिक लाइफ होगा। नोमैडिक लाइफ होगा, क्यों? जानवरों का शिकार करना है, मान लो जानवर शिकार करना, देखिए बैठे बैठे मिलेगा एक जगह, वो जहां जाना पड़े जाना। बताओ मौसम चेंज होता है तो क्या होगा, जानवर तो भाग जाएगा वहां से, तब उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। इसका मतलब आपका लाइफ क्या होगा? नोमैडिक लाइफ होगा, ठीक है। इसी तरह से बताओ, तो ये क्या हो रहा है, तो जानवर जब गति करते हैं तो आदिमानव को भी क्या हो, गति करना पड़ता था। ये लाइफ क्या था उसमें? नोमैडिक लाइफ था। कोई भी चीज रट्टा नहीं मारना है, आगे सोचना है कि क्यों उसमें नोमैडिक लाइफ था। अब बताओ, जो फल फूल होता होगा ना, तो फल फूल भी क्या था, जैसे मान लीजिए कुछ फल होगा जो कुछ खास सीजन में वो पकता होगा ना, 4 महीना पका, बाद खत्म हो गया, फिर भूखे तो नहीं ना मरेगा, तो क्या करेगा, वहां से प्रवास कर जाएगा दूसरी जगह पे, दूसरी जगह पे जाके क्या दूसरा फल खाता था। इसलिए क्या होता ना, पहले उनको खेती बाड़ी नहीं थी, तो इसलिए उनको माइग्रेशन करना पड़ता था। कोई पूछे आपसे कि आदि मानव प्रवास क्यों करते थे, कारण क्या था, जानवरों को शिकार करने के लिए, है ना। और फलों का जो अवधि होता था ना, अलग अलग मौसम पे अलग अलग जगह फल खिलते थे, उनको ये पैटर्न पता चला, तो एक जगह वहां पे गर्मी के मौसम में कहीं और, ठंडा के मौसम में कहीं और, इसलिए उनका प्रवास होते रहता था, या घुमंतु स्वभाव था। ये घुमंती स्वभाव क्यों आया? प्रकृति के आधार पे। लेकिन बताओ, ये चीज चेंज हो जाएगा कि नहीं? कृषि जब होगा तो कृषि करने के लिए क्या घूम घूम के कृषि करेंगे? हाँ, तो अस्थाई निवास, परमानेंट सेटलमेंट, क्या होता है? परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का विकास कब होता है हमारा? नियोलिथिक एज में होता है। सोचो कितना सब चीज लिंकेज है। जब खेती बाड़ी नहीं चालू होगा तो उसके पहले नहीं होगा। इसलिए आपको सिलेबस जेपीएससी में क्या सिलेबस है? अस्थायी निवास, ग्रामीण अधिवास और शहरी अधिनिवास। जब आपको ये समझ में आएगा तब फिर वो टॉपिक समझ में आएगा, उसके बिना आपको समझ में नहीं आने वाला कभी। तो कृषि से क्या होता है? अस्थायी निवास का विकास होता है। अब अस्थायी निवास विकास होगा, इसका मतलब ये जगह हमने खेती, ये मेरा खेत है, तो 4 महीने का फसल है, तो 4 महीने तो कम से कम हमको इसके आसपास रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? जानवर ना खा जाए, है ना। कोई और ज्यादा आबादी थी नहीं उस समय, अभी जैसे कोई लूट ले ऐसा नहीं था, अभी जानवरों का डर था उसमें ज्यादा।
तो हमने यहाँ बगल में घर बना लिया और उसको देखभाल करने की व्यवस्था। इसका मतलब परमानेंट सेटलमेंट बना या बस्ती का निर्माण हुआ। क्या बोलते हैं? बस्ती का निर्माण हुआ, सेटलमेंट, उसी को बोलते हैं बस्ती। अब बताओ, जब लोग, ये मेरा खेत है, बगल में किसी और का खेत होगा तो वो भी अपना घर बनाएगा। घर तो क्या होगा, साथ में ग्रुपिंग्स होना चालू हुआ। मतलब ये ग्रुपिंग्स मतलब समुदाय, कम्युनिटी, कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा। अब जब कम्युनिटी होगा, कुछ लोग साथ में रहना चालू होगा ना, है ना, तो उससे बताओ समाज बनेगा, सोसाइटी का निर्माण होगा। तो नियोलिथिक एज में समाज का निर्माण हो गया। अब सोचो कितना सारी चीजें है ना। अब ये बताओ, कृषि होगा, कृषि होने के बाद क्या होता है, कृषि में बीज निकलेगा, तो बीज निकलने के लिए रखेंगे कहाँ पे? भंडारण। तो भंडारण कैसे करेंगे? कीड़े आपको ना खा जाए, मौसम से बचा रहे, क्या करना पड़ेगा? क्या बोलते हैं उसको इतिहास की भाषा में? पोट्री, है ना। मृदभान होगा, तो मृदभान बनाने के लिए कोई स्पेशल होगा, तो क्या होते हैं? कुम्हार। देखो, है ना, सोचो तो भारत का सबसे पहला व्यवसाय या पहला जाति कौन है? कुम्हार। उनको, जो कुम्हार है, उनको ही नहीं पता है कि भैया हमारा इतना बड़ा इतिहास है ना। तो बताओ, मृदभान को बर्तन बनाने के लिए कोई तो एक विशेष जाति रही होगी, जाति मतलब लोग रहे होंगे, तो उसमें जाति व्यवस्था तो थी नहीं। तो जो लोग बनाते होंगे वो बाद में फिर आगे चलते क्या बोले, कुम्हार हो गया। पहला प्रोफेशन कौन सा है? कुम्हार है। उस समय रथ निर्माण करने वाला तो नहीं था, तेल निकालने वाला तेली भी तो नहीं था। सारे, हाँ, प्राचीन जो इनका व्यवसाय है ना, हम पूछते भी है कई बार क्वेश्चन इंटरव्यू में कि बताओ सबसे पुराना जनजाति कौन सा है? कुम्हार लोगों को पता ही नहीं है, कारण उनको पता ही नहीं है, कृषि नहीं पता है। कृषि को किस समझ में आएगा? जलवायु के साथ है, जलवायु का संबंध कृषि के साथ है। कृषि से रखने के लिए क्या होगा? बीजों को रखने के लिए, ये बीज को भंडारण के लिए, बीज भंडारण के लिए है। अब मान लो अभी तो बढ़ गया, लेकिन उस समय के लोग तो वही थे, है ना। तो बाद में नाम पड़ गया एक जाति के लोग जो उनका, हाँ, पहले जो भी कृषि करते थे सब लोग तो भंडारण के लिए अपना बनाते होंगे, पहले स्पेशल कोई प्रोफेशन तो था नहीं। ये मृदभांड वाला हो गया, कुम्हार हो गया, ये सारे आपको चीज समझना पड़ेगा। अब बताओ, अब इससे कुम्हार जो बर्तन बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? चाक चाहिए कि नहीं? व्हील चाहिए, व्हील, उसी से बनता होगा। उस समय तो ये वाला चाक वाला परंपरा देखो, तो व्हील का डेवलपमेंट हुआ। अब व्हील ही आगे चल के क्या देखेंगे हम लोग? हाँ, फिर आगे चल के हम लोग देखेंगे पहिया के रूप में बनेगा ये। फिर उससे क्या होगा? परिवहन डेवलपमेंट होगा। एक एक चीज का संबंध है। इसका मतलब क्या है? कृषि का संबंध आपका मृदभांड से है, मृदभांड का संबंध क्या है हमारा? कुम्हार के साथ। ये सारा परंपरा ही है। अब ये बताओ, अब इसमें आ जाओ, ये हो गया। अब कृषि से क्या हो गया? स्थायी निवास होगा। अच्छा बताओ, कृषि होगा तो कुछ लोग खेती बाड़ी करेंगे, किसी के पास ज्यादा संपत्ति होगा, किसी का कम होगा, समाज में महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी, है ना। आपको पता होगा जनपद, महाजनपद, सॉरी, जनपद और महाजनपद। जन वाला कौन? ऋग्वेदिक काल में जन थे, उसके बाद क्षेत्र बड़ा हुआ, जनपद हो गया। जनपद एक क्षेत्र है, जन मतलब व्यक्ति होता है। ऋग्वेदिक काल में कोई क्षेत्र नहीं था, ऋग्वेदिक काल में लोग क्या, घुमंतु थे, इसलिए उसको जन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे लोगों ने रहना चालू किया, खेती बाड़ी चालू हुआ था, इसलिए क्या हो गया? जनपद में बदल गया। जनपद एक क्षेत्र था। फिर आप देखेंगे जो क्षेत्र का जब विस्तार हो गया ना, तो क्या नाम हो गया? महाजनपद हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? बताओ, जहां लोग रहेंगे उसमें बताओ, कुछ लोग ऐसा होंगे जो महत्वाकांक्षी होंगे, वो धीरे संपत्ति का संग्रहण करेंगे। तो समाज में क्या होगा? एक वर्ग ऐसा होगा जो संपत्ति का संग्रहण करेंगे, एलिट क्लास होगा। मतलब क्या बोलते हैं उसको? सर्वहारा वर्ग, मतलब ऐसा वर्ग जो समाज में धन धान्य से संपन्न हो, ज्यादा संपत्ति हो उसके पास, एलिट वर्ग।
हाँ जो भी है, श्रेणिक वर्ग तो शायद नीचे वाले होते हैं, सरवारा वर्ग में तो शायद वो ऊपर वाला होता है, पता नहीं। इतना याद सकते समाज में जो संपन्न लोग होते हैं वो वाला इलाका होगा, एक निचला वाला। समाज का दो स्तर बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, समाज का स्तरीकरण हो रहा है, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। मतलब आपको समझ में आया कि समाज में जाति पाति और वर्ण व्यवस्था कैसे आया। हाँ, तो आपको यहाँ से उसका लक्षण यहाँ से दिखाई मिल रहा है ना, शुरुआत यहाँ से हो रहा है, वहां आके पूरा प्रखर रूप से आपको दिखाई मिलता है। हाँ, ये पूरा पाषाण काल है। बताओ यहाँ पे समाज क्या होगा, बताओ। यहाँ यहाँ खाने के लिए कुछ है नहीं, तभी समाज का आप लोग सोचेगा। अभी मेन चीज क्या है भाई, आपके पास एक्सेस हो तब आपके पास क्या करते हैं, कोई संसाधन पे कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेस ही नहीं है। जीने खाने मर रहे हो ना, सब लोग साथ में शिकार करता था, मिल बांट के खाता था। अफ्रीका के देश अभी भी कुछ ऐसे ही हालत है। तो बताओ समाज में यहाँ पे छोटा बड़ा होगा या क्या होगा, परत नहीं होगा समाज में, लेयर नहीं होगा कोई भी छोटा बड़ा का, इसलिए इसमें क्या होगा, समानता का भाव अधिक होगा। तो इसमें भी समानता का भाव अधिक होगा, और इसका भी जो समाज होगा उसमें भी समानता का भाव अधिक होगा, क्योंकि इसमें समानता का भाव अधिक होगा, इक्वालिटी ज्यादा होगा। लेकिन अभी का समाज में समानता है क्या, गरीब है, अमीर है, छोटी जाति है, बड़ा जाति है, बहुत सारी चीजें। आप ये देखो ना, फिर उसके बाद आप देखो, आप छोड़ दीजिए, अभी भी मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जितने भी जनजाति है ना उनमें समानता का भाव ज्यादा है अभी भी, क्योंकि उनमें जो जनजाति क्षेत्र में संसाधनों का क्या है, उतनी जगह प्रतिस्पर्धा नहीं है, एक कोई करोड़पति ऐसा नहीं है। तो जहां संपत्ति यदि है बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, वहां पे उसको कब्जाने के लिए एक वर्ग ऐसा होगा जो ऊपर आएगा और उसको हथियार लेगा समाज को, है ना। और वो क्या होगा, सबसे रूलिंग क्लास बन जाएगा, शासक वर्ग बनेगा वो। लेकिन जनजातीय क्षेत्र में संसाधनों का अभाव है, इसलिए क्या होता है, सब लोग बराबर बराबर है। देखो जैसे जनजाति में जैसे है संथाल है, उरांव, उन में देखो महिलाओं के साथ उतना भेदभाव नहीं है जितना बाकी अन्य जातियों में है। तो समझ में आ रहा बात को ना, कहने का मतलब क्या है कि जहां थोड़ा लोग नोमैडिक टाइप का व्यवहार होगा उसमें क्या होगा, समानता का भाव अधिक होगा। जो कबीलाई पद्धति में जीते हैं, है ना, ट्राइबल ट्राइबल जो पैटर्न होगा जिनका, उसमें क्या होगा, समानता का भाव ज्यादा होगा, महिला पुरुष में समानता होगा, समाज के विभिन्न वर्गों में समानता होगा, उतना ज्यादा अंतर नहीं है। आप देखते हैं कि नहीं, उरांव का शायद हेड पहान होता है ना, उरांव का हेड कौन है? अच्छा जो भी है, तो उनमें वो वर्ग ऐसा इतना बड़ा नहीं होगा, मतलब बहुत ज्यादा धनी संपत्ति नहीं है कि पावन मतलब बहुत संपत्ति वाला व्यक्ति है, महल किला ठोक दिया है पूरा एकदम, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि उसका समानता का भाव है। समझ बात को। वो लोग जो शिकार करते हैं ना, देखो जब ये शिकार करने जाते हैं तो ग्रुप में मिलकर शिकार करने जाते होंगे इस एज में। जब शिकार करने जाते हैं तो उसमें भी कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर शिकार करने जाते थे। जब शिकार के दौरान एक व्यक्ति लीडरशिप एक डेवलप होता था, उस सारे समूह को एक साथ शिकार करने के लिए कौन किधर जाएगा किधर से पकड़ेगा, उसको क्या करेगा, एक व्यक्ति खड़ा होता था और वही नेता बनता था और वो सारे समूह को गाइड करता था, और शिकार करने के बाद उसका पद समाप्त हो जाता था वहीं पे। ऐसा नहीं कि फिर घर में आके फिर वो वही राजा हो गया, नहीं। तो उसमें समानता का भाव, जब तक शिकार कर रहा तब तक उसका पद है, से शिकार खत्म उसका पद समाप्त हो गया। अभी क्या हो गया, नहीं हम लोग क्या पढ़े उत्तर वैदिक काल में, नहीं एक बार राजा बन गया तो राजा, ऋग्वैदिक काल तक क्या था कि राजा को हटाया जा सकता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत हो गया, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये चीज क्या है, रिसोर्सेज को कब्जा करने का तरीका है। लेकिन इस समय में रिसोर्सेज नहीं है, तो बताओ कोई क्यों लीडर बनेगा, क्यों कब्जा करेगा, कौन कोई चाहेगा फ्री फोकट का। आप सोच लो गांव में कोई प्रधान होता है जिसमें पैसा वैसा कुछ नहीं होता, फायदा नहीं है, कोई बनना चाहता है मालिक, नहीं बनना चाहता है। लेकिन मान लो कोई कमेटी वमेटी है, पूरा पैसा आ रहा है, तो बता सब लोग लड़ाई होता है कि उसका हम उसका हेड बनेंगे, कोई जानता है उसको मिलेगा। ये समाज का नियम है। इसलिए पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में समानता का भाव अधिक था समाज में, लेकिन है ना नव पाषाण काल में समाज में समानता का भाव नहीं था। समानता का भाव नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, असमानता होगी, और असमानता जहां होती है उसी को बोला जाता है समाज का स्तरीकरण। तीनों का मिलाकर साथ में चल रहा है,
तीनों के साथ में चला रहा है पाषाण काल का, क्योंकि अब जस्ट अब इसके बाद जो मैं पीडीएफ खोलूंगा ना आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, सब इसी का कमाल है, उसका बेसिक है, फिर वो पीडीएफ में समझ में नहीं आएगा। तो ये समाज का क्या हो रहा है, स्तरीकरण। कौन सा? हाँ वो आग पूरा पसंद था मध्य पाषाण में। हाँ मध्य पाषाण में बोला जाता है, पूरा पाषाण में उसमें कहाँ होगा, है ना, ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना, मध्य पाषाण से बोला जाता है आग का अस्त्र, पूरा पाषाण में था। हाँ तो नव पाषाण में उपयोग हुआ है, हमने तो पढ़ा था शायद मध्य पाषाण में है, देख लेना आप लोग थोड़ा सा, समझ में बात को। ये समाज का स्तर बढ़ गया, देखो समाज पे प्रभाव, एक ज्योग्राफी का कमाल देखो क्या हो रहा है, मृदभान पे प्रभाव पड़ रहा है, आपकी समाज गतिविधियों पर पड़ रहा है, समाज का स्तरीकरण पे प्रभाव पड़ रहा है, ये पूरा का पूरा चीज है, क्योंकि यही सवाल है, हमको यही पढ़ाना है कि बताओ कि व्हाट इज द सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, कि जो है ना ये नियोलिथिक एज का सामाजिक और आर्थिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या परिणाम क्या है, या फिर जो खेती बाड़ी का या कृषि का सामाजिक और आर्थिक परिणाम क्या है, सवाल पूछा जाएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं इसको। लोग लगेगा कि नहीं ये क्या है, तो ये बहुत सारा लिंकेज है ना। ये आपको एक चीज समझ में आया कि ये कैसे आपको लिखना है, कि कृषि का कमाल ही सारा है, कृषि के कारण समाज का निर्माण हुआ, कृषि के कारण समूह का निर्माण हुआ, कृषि के कारण लोगों में सामुदायिक भावना एकता का बल आया, हाँ चाक का निर्माण हुआ, परिवहन का हुआ, है ना, कृषि के कारण क्या मृदभांड का है ना निर्माण हुआ, कृषि का समाज का स्तरीकरण का निर्माण हुआ, ऐसे ही सारे लिंकेज आपको कहाँ मिलेगा, ये नव पाषाण काल। लेकिन बताओ आपको कभी इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं था। अभी हम बताएंगे, अभी क्वेश्चन ये है ना कि नव पाषाण काल का जो डोमेस्टिकेशन हुआ है ना, ये सॉरी कृषि का प्रारंभ हुआ, तो कृषि से उसका समाज पे और अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, अभी हम लोग उसको देंगे क्वेश्चन भी। समझ में आ रहा बात को, ये चीज इसमें आपको क्वेश्चन पूछने की संभावना है कम है, मतलब नियोलिथिक या फिर पशुपालन में बहुत कम संभावना है, लेकिन कृषि वाला में जरूर पूछेगा। हाँ दे सकता है, क्यों दे सकता है, लेकिन उसमें पॉइंट्स कम बनेगा। तो बताओ क्या हम लोग बोल सकते हैं इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, नव पाषाण क्रांति बोल सकते हैं, है ना, नियोलिथिक एज को नव पाषाण क्रांति। अब बताओ क्रांति का मतलब ही नहीं पता होगा, नहीं क्रांति क्या होता है पहले बताओ। 1857 की क्रांति, 1857 का आंदोलन क्यों नहीं बोलते हैं, क्रांति और आंदोलन में क्या अंतर होता है ना, हिंसा के साथ कुछ संबंध ही नहीं है। ये बताओ, ये जैसे नाम पढ़े हो ना हरित क्रांति, हरित आंदोलन क्यों नहीं लिखा गया, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, लेकिन नर्मदा बचाओ क्रांति क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ तो कुछ ना मतलब है ना। देखो क्रांति मतलब क्या होता है कि जब एक छोटे समय में बहुत बड़ा परिवर्तन, मेरी बात को, शॉर्ट पीरियड में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो, उसे क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति देखो 2-4 साल 5 साल में, देखो कितना बड़ा हम लोग, एक कहाँ थे हम लोग, फूड मंगाते थे बाहर से हम लोग, लेकिन हम लोग कुछ ही साल में हम लोग क्या हो गया, बहुत ज्यादा इतना उत्पादन होने लगा, क्या खाद्यान्न के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर हो गए, ये क्रांति है 1857 की क्रांति। कारण क्या, कुछ ही समय में, कितना साल हो गया, 1 से 2 महीना में पूरे भारत में फैल गया, वो क्रांति है। असहयोग आंदोलन क्या होता है, जब लंबे समय के लिए हो, जिसका एक नेतृत्व हो, है ना, बड़े क्षेत्र में विस्तार हो, है ना, और धीरे धीरे होता है, वो आंदोलन होता है। तो आंदोलन क्रांति में अंतर है। तो बताओ ये क्रांति है कि नहीं, देखो कितने सारे चेंजेस आ रहा है, समाज के हर एक क्षेत्र में प्रभाव डालेगा। अब बताओ ये क्या है, कृषि के कारण क्या हो रहा है, समाज में प्रभाव पड़ा, समाज का स्तरीकरण हुआ, समाज में समूह बना, आर्थिक प्रभाव ये, है ना, बीजों का निर्माण हो गया, है ना, तो ये होगा। अब बताओ धीरे धीरे उत्पादन होगा। अब उत्पादन जो होता था, इसमें उत्पादन बताओ तो, क्या इस काल में कितना उत्पादन हो रहा था, क्या अधिशेष उत्पादन हो रहा था, अधिशेष मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा बच, तो क्या यहाँ पे सरप्लस हो रहा था क्या, अभी सरप्लस नहीं था। यदि सरप्लस होता तो शहर का निर्माण होगा,
हड़प्पा सभ्यता में अधिशेष उत्पादन था, इसलिए देखो अधिशेष उत्पादन जब भी होता है, देखो इसमें लिंक में बताता हूं। कृषि में जब उत्पादन क्या होगा, उत्पादन प्रोडक्शन सरप्लस होगा, अधिशेष होगा, है ना। इसका मतलब एक्स्ट्रा चीज बचेगा हमारे पास, खाना खा लिया, फिर साल भर में खेती बाड़ी, मान लीजिए 10 बोरी चावल है, मेरे पास 4 या 5 बोरी चावल है ना, बच गया। तो वो जो बच गया एक्स्ट्रा, वो क्या करेंगे आप लोग, बाजार में बेच देंगे। अब बाजार में सुनेंगे मतलब क्या होगा, ट्रेड चालू होगा, है ना, मतलब व्यापार चालू होगा, है ना, व्यापार करेंगे। दो प्रकार का व्यापार होता है, आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार। हड़प्पा सभ्यता में लोग व्यापार चालू हुआ था, कारण क्या था, अधिशेष था। ठीक है, ये ध्यान रखना, उत्पादन, अधिशेष उत्पादन से व्यापार होता है। अब बताओ, उत्पादन यदि कम है, जितना आपको जरूरत है उससे ज्यादा नहीं हो रहा है, तो बताओ क्या सरकार को टैक्स देंगे आप? टैक्स कब दिया जाता है? हाँ, अधिशेष उत्पादन होता है। तो जो एक्स्ट्रा उत्पादन होगा उससे आपको क्या होता है, कर देते हैं। तो बताओ, इसका मतलब अधिशेष उत्पादन होगा, हाँ, अधिशेष उत्पादन होगा तो कर प्रणाली होगा। तो कर प्रणाली इस काल में होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसका इस साल में अभी है ही नहीं। हड़प्पा काल में अधिशेष उत्पादन हो रहा तो कर प्रणाली था, तो कर प्रणाली आपको मिलेगा। लेकिन इस काल में कर प्रणाली नहीं होगा, क्योंकि उत्पादन अधिशेष नहीं है। और बताओ, अब कर प्रणाली होगा, बताओ इसका मतलब राज्य क्या होगा, मजबूत होगा। राज्य मजबूत होगा, इसका मतलब समाज, जब राज्य मजबूत होगा, पैसा अधिक होगा, तो वो शासन में एक ऐसा वर्ग होगा जो उसको हथियाने की कोशिश करेगा, तो वो वर्ग क्या होगा, राजा कहलाएगा, शासक वर्ग होगा। इसका मतलब आप देख रहे हो कि अधिशेष उत्पादन का संबंध कर प्रणाली के साथ है। इसका मतलब क्या होगा बताओ? इसका मतलब यह है, इस वाले में अधिशेष उत्पादन नहीं है, अधिशेष उत्पादन नहीं हो रहा है। अब अधिशेष उत्पादन नहीं होगा तो इसका संबंध आगे बताइए। इसका मतलब समाज में समूह तो होगा, सरदार होगा, कौन होगा, उसे बॉस होगा, सरदार। अधिशेष नहीं है, मतलब कंपलसरी टैक्स होगा इसमें, कंपलसरी नहीं होगा, आपकी मनमर्जी है। आप पढ़े हो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में आप लोग पढ़े हो कि जो कर होता है उस कर का नाम क्या है, बलि। तो बलि ऋग्वैदिक काल में ऐच्छिक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, कंपलसरी बना दिया, बाध्यकारी बना दिया गया। तो इस काल में बताओ, जो कर होगा, कर क्या होगा, ऐच्छिक होगा कि नहीं? कर कैसा होगा, अपनी मर्जी से दे सकते हैं, आप देना भी चाहें तो दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो जो लोग होंगे, हालांकि कर व्यवस्था इस काल में नहीं था, लेकिन मतलब जो भी होगा, अभी कुछ लोग मिलजुल कर करते होंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि समूह में रहने के लिए कुछ तो चाहिए विकास। तो इसलिए देखिए, उत्पादन अधिशेष आपको इस काल में नहीं मिलेगा। कृषि का संबंध पूरा चीज है। तो समाज में बताओ, एक ऐसा वर्ग होगा जो मजबूत होगा, एक ऐसा वर्ग होगा जो कमजोर होगा। इतना सारा चीज इसको परिणाम। हाँ, अभी कौन सा होगा, सिस्टम में क्या होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली होगा। बस आपको लिंकेज करना है। तो बताओ, ये हो गया कौन सा, इकोनॉमिक के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में कोई राजा होगा क्या? चलो, अधिशेष उत्पादन नहीं होगा तो बताओ, यहां वर्ग विभाजन होगा? वर्ग विभाजन होगा ही नहीं, क्योंकि ज्यादा उत्पादन ही नहीं है, तो वर्ग विभाजन उतना आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। अच्छा, वर्ग विभाजन नहीं होगा, समाज में सब लोग समान है, तो क्या होगा, समानता का भाव अधिक होगा, एकजुटता का भाव अधिक है। जैसे जैसे पैसा आते जाएगा ना, लोगों में समाज टूटता जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग इसी का क्वेश्चन में, क्या दिया गया है कि शिकार और भोजन संग्रहण मानव काल का वह इतिहास है, सबसे प्रारंभिक चरण है। क्या है, जिसे पूरा पाषाण कहा जाता है। पूरा मतलब पुराना पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर, है ना, सिंपल सी चीजें। यह युग क्या है, मानव के विकास, संस्कृति और प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल करने की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। सही बात है, क्योंकि इस एज में क्या चला था, ये सारा पढ़ा चुके हैं इसमें। तो अच्छा, 25 लाख है ना, 25 लाख वर्ष से पूर्व
से 10,000 ईसा पूर्व तक, हमने 2.5 बताया था, तो यही वाला होगा। इसको कुछ भी मान लो, कोई इशू नहीं पड़ता, क्योंकि इधर तो जीवन था ही नहीं, आपको इधर वाला डेट याद रखना है। फिर ये कब तक चला? 10,000 ईसा पूर्व तक, और ये कृषि की खोज तक पहले चला है, चलते रहेगा ना मेजोलिथिक तक। मेजोलिथिक में क्या होगा? कृषि चालू होगा, तो वहां तक ये काल चलते रहेगा। फिर क्या होता है इसमें? ये क्या था? मानव जीवन के अस्तित्व, संस्कृति और समाज की नींव रखी गई, है ना। ये जीवन अत्यधिक कठिनाइयों का था और अनिश्चितता का समय था। कब मौसम में कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं था। ये बहुत बेसिक चीज है, सब में हम लोग कुछ इतना नहीं है। अब ये चीज मेन है जो हम लोगों ने बताया। अब बताओ इस समय का जीवन शैली कैसा था? बताओ तो। लोग जानवरों का शिकार करते थे, है ना, और खाने योग्य पौधे, फल, मेवे, बीज, जड़े और कीड़ों मकोड़ों को इकट्ठा करते थे। जानवरों को क्या होता? जानवरों को पालना नहीं आता था, है ना, इसलिए उनका जीवन प्राकृतिक भोजन पर उपलब्धता पर निर्भर था। ऐसा थे लोग? क्यों होगा आपको बता सकते हैं? ऐसे जब लिखिएगा ना खाना उदस था, तो साथ में बताइए, क्योंकि जानवरों के पीछा करते हुए एक स्थान दूसरे स्थान जाना पड़ता था, है ना। फलों की पकने फूलने की अवधि अलग अलग अवधि में होता था। आपको बाकायदा उसमें कारण भी दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। जब कारण लिख रहे हैं ना तो और अच्छा होगा, सिर्फ नोट्स कुछ आप मत दीजिएगा, इतना समझाने का अर्थ फिर मेरा बेकार हो जाएगा। हम इसीलिए उसको समझाएं ताकि कारण के साथ लिखना है आपको। अब बताओ, ये बताओ, अभी बताए थे कौन कौन सा? हस्त कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, इमेज बना दीजिएगा, है ना। खुरचनी, खुरच मतलब खोदने वाला, है ना, स्क्रैपर बोलते हैं इसको। चट्टानों को चीरकर बनाए गए भाले, चट्टान मतलब पत्थर, पत्थरों को चीरकर बनाए गए भाले, है ना। और इन्हें जानवरों का शिकार करने और मांस के पौधों काटने के लिए इस्तेमाल होता था, है ना। चॉपर को इस्तेमाल बोले ना, चॉपर का इस्तेमाल काटने में क्या होता था। शिकार के औजार क्या थे? साधारण थे। साधारण का मतलब उतना फाइन नहीं होता था, रफ होते थे, थोड़ा खुरदरे होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा क्या होगा? फाइन होते जाएगा, पूरा चिकना होते जाएगा, नुकीला होते जाएगा, धारदार होते जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला गया? साधारण, सिंपल से बोलते थे, पत्थरों को तोड़कर बनाया था, इसलिए साधारण औजार होते थे। और वे अक्सर सुरक्षा और दक्षता के लिए समूहों में शिकार करते थे। समझ में आ रहा बात को? क्यों? ताकि सभी लोगों को जानवर उसका शिकार ना कर ले, सुरक्षा का कारण से, और एफिशिएंट रहे। एक आदमी पकड़ेगा तो बड़ा भाग जाएगा जानवर, इसलिए सब मिलके एक साथ शिकार करते थे। कोई दिक्कत है? बताओ, नया चीज तो कोई नहीं है, सब ऑलरेडी बता चुके इसमें, है ना। आग का खोज हुआ, लेकिन उपयोग नहीं हो पाया। आग का उपयोग करना भी सीखा, जो एक क्रांतिकारी खोज था, है ना। तो उसका इस्तेमाल खाना पकाने, ठंडे क्षेत्रों में गर्म रहने के लिए, जंगली जानवरों को दूर करने के लिए। देखो कारण भी दिया हुआ ना, आग का इसका से फायदा क्या हुआ? ये सारी चीजें, 3 इसके फायदे हैं। जानवरों को दूर भगाने के लिए, प्लस खाना पकाने और ठंडे क्षेत्र में गर्म रहने के लिए, ये चीजें, ये आग का फायदा है। फिर क्या हमारा? आश्रय और वस्त्र, जानते ही हैं किसका इस्तेमाल होगा आश्रय रहने के लिए? कहां रहते थे, है ना, पेड़ों की चोटी या चट्टानों के नीचे या प्राकृतिक स्थलों में रहते थे, है ना, ध्यान रखना। जब ठंडा वाला क्षेत्र होगा वो गुफा में होगा, गर्मी वाले क्षेत्र में यदि है तो क्या होगा? जानवरों से बचने के लिए पेड़ों की चोटी, ये गुफा, ये ध्यान रखिएगा। पहला स्टार्टिंग में इस तरह गुफाओं में रहते थे, फिर उसके बाद जैसे जैसे क्या हो गया ना, शाखाओं पत्तियों को अस्थायी रूप से उन्होंने घर बनाना चालू किया। पहले पेड़ों में रहते थे, है ना, फिर उसके गुफा में, है ना, फिर उसके बाद उन्होंने जैसे समय बीता, थोड़ा सा सिखा के पत्तियों से हम लोग घर बना सकते हैं। अभी भी तो बनाते हैं, बिरहोर, झारखंड में बिरहोर जनजाति। फिर उसके बाद जब मान लीजिए उनका प्रवास भूमध्य रेखा से ठंडे क्षेत्रों में होने लगा या पहाड़ी क्षेत्रों में, बताओ, गर्मी और सुरक्षा के लिए अपने शरीरों को जानवरों की खाल और फर का इस्तेमाल करने लगे। 3 स्टेप समझ रहे हो आपको? स्टार्टिंग समय में कहां पे? गुफाओं पे। फिर उसके बाद पत्तियों शाखाओं का अपना एक कुछ डालकर, लकड़ी डाल के झोपड़ी वगैरह बना देना, कंडा बोलते हैं ना हम लोग झारखंड में, कुनबा, कंडा। फिर उसके बाद अस्थायी घरों की कमी, अभी तो अस्थायी घर तो नहीं बना था क्योंकि कृषि
चालू नहीं हुआ है। सामुदायिक जीवन को कठिन बना दिया, एक साथ रहना मुश्किल है क्योंकि घर नहीं है, कोई वहां रहेगा कोई यहाँ रहेगा, दूर दूर से एक साथ में रहना पॉसिबल नहीं था। हालांकि छोटे परिवार के समूह या कुल एक साथ रहते थे और एक दूसरे की जिम्मेदारियां साझा करते थे। कोई शिकार पे जा रहा तो उसको दूसरा आदमी उसके बच्चों को देखभाल करता था। मतलब अभी जो चुनौती थी मेन क्या था, प्रजनन की सुरक्षा करना, रिप्रोडक्शन की सुरक्षा करना, बच्चों की सुरक्षा करना, ये सबसे बड़ा चुनौती था। अगला पार्ट कौन सा है, सामाजिक जीवन कैसा था, बताओ। ये समाज का शुरुआत का चिन्ह था कि नहीं, क्योंकि लोगों में समूह बोलना चालू हुआ था। समूह को ही क्या बोला जाता है, समाज बोला जाता है। छोटे समूह थे या बड़े समूह, छोटे समूह थे, क्योंकि रहने के लिए उतना बड़ा बस्ती तो निर्माण ही नहीं हुआ। सब भूगोल आपको याद रखे, उसी कमाल है। भोजन और जिम्मेदारियां साझा करते थे क्योंकि उतना था ही नहीं तो साझा करना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं था इसमें, है ना। आगे कौन सा है, औपचारिक नेतृत्व या सामाजिक पदानुक्रम नहीं था। समझ में आ रहा बात को, ये समझ में आया? हाँ मतलब सब समूह, बस बस बस, है ना। तो अनौपचारिक शिकार के दौरान अनौपचारिक नेता, इनफॉर्मल लीडर होता था, फिर उसके बाद शिकार खत्म, नेता खत्म। हाँ, और समाज में कोई ये नहीं था कि छोटा कास्ट बड़ा कास्ट, कोई बड़ा वर्ग, और वैसा कुछ नहीं था उसमें। तो ये क्या होगा, इसका मतलब समूह में समानता का भाव अधिक था। बात को सारा लिंकेज मैं पहले ही बता चुका हूं, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि एक बार पढ़ लीजिए। भाषा का विकास हुआ था क्या, नहीं हुआ था, प्रारंभिक अवस्था में था। नहीं हुआ था ये मत बोलिए, भाषा का कुछ तो बोल रहा होगा। भाषा का विकास में प्रारंभिक अवस्था में था, इनिशियल स्टेज में था। इनिशियल स्टेज में मतलब क्या होता है, वो कुछ तो बोल रहा होगा, है ना, गाय बैल की तरह कुछ तो बोल रहा होगा, कुछ वो इशारा, एक सिग्नल, गूंगा नहीं बोल सकते हो, कुछ ना कुछ तो साउंड होगा, उस साउंड को पहचानता होगा, उस साउंड। तो ये साउंड है ना, इसलिए उसमें हाव भाव को समझ रहा होगा, ध्वनि को, और उनकी प्रारंभिक बोलचाल को माध्यम से भाषा का ये होता था। पूरा क्लियर नहीं हुआ था, लिखित भाषा तो अभी छोड़ दीजिए, है ना, इसे ध्यान रखिए। अब कला के क्षेत्र में देखिए, कला क्या होगा। अच्छा ये बताओ, एक चीज और यहाँ पे छूट गया था, हाँ पूछिए। पढ़ा नहीं गया, हाँ। नहीं नहीं, वो ऐतिहासिक वाले काम है, लेकिन लिखा भी नहीं है ना। नहीं बोला जाता है, इस काल में नहीं है, साक्ष्य तो मिला ही नहीं है कोई ऐसा, उसमें रहा ही नहीं होगा, कोई मिला ही नहीं होगा। हाँ, प्रूफ के हिसाब से हम लोग कोई साक्षी नहीं मिला है, साक्ष्य नहीं मिला तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं था उसमें। अब इसमें एक चीज में जोड़ने वाला था, भूल गया कौन सा वाला भी बता रहा था। अच्छा, कला के बारे में बता रहा था ना मैं। हाँ देखो, शॉर्ट मेमोरी प्रॉब्लम, देखो अब बताओ, कृषि होगा, अधिशेष उत्पादन होगा। अधिशेष उत्पादन होगा इसका मतलब क्या है, आप एक बार खेती बाड़ी किए, अब 2 साल का उत्पादन हो गया, तो मतलब 1 साल बैठ सकते हैं कि नहीं, है ना। तो बताओ, टीवी देखने, या टीवी देखेगा कोई, सिनेमा हॉल जा रहा है ना। जो मान लो कोई व्यक्ति सिनेमा देखने कब जाता है, जब आपके पास निश्चित का समय हो। गांव का किसान आदमी जाता है कि नहीं, सुबह जा रहा है, शाम को आ रहा है, फिर सुबह उठ के फिर जा रहा है, और फिर भी उसका उत्पादन इतना नहीं हो पा रहा है कि अपना पूरा पेट भर सके और बच्चा को पालन कर सके। लेकिन कोई आदमी काम कर रहा है ना, ग्रुप ए का नौकरी में है करने का मतलब क्या है, वहां पर मीनिंग यही है कि अधिशेष उत्पादन है आपके पास, तो आपके पास आराम करने का समय है, और आराम करेंगे तो आपके पास मनोरंजन करने का साधन होता है। तो जब तक आपका अधिशेष उत्पादन नहीं होगा, तब तक आप मनोरंजन नहीं कर सकते हैं। मन को रंजन करने वाला, मन को आनंदित करने वाला, इंटरटेनमेंट का कोई मीडियम, इंटरटेन तब तक कर नहीं सकते जब तक आपके पास सुबह शाम सोचो शिकार में भाग रहा होगा, मनोरंजन क्या करेगा। इसका मतलब थोड़ा सा पर्याप्त समय होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे इस काल में मनोरंजन के लोग अलग अलग तरीका का इस्तेमाल करेगा। लेकिन बताओ, पिछले वाले काल में, पैलियोलिथिक एज में
क्या इस समय मनोरंजन का तो साधन होगा? नहीं होगा, फिर भी थोड़ा बहुत लोग करते होंगे। कैसे कैसे करते थे? गुफा में बैठ गया तो गुफा में क्या बना दिया? जानवरों का आकृति। इसके बारे में वो लिखेगा, बताओ तो। आप इमेजिन करोगे तो अभी क्या बनाओगे? अपने मम्मी पापा का फोटो बनाएंगे, साइंस जो देख रहे हैं वही ना बनाएंगे आप, है ना? ऐसा तो चीज नहीं बना सकते हैं, या ऐसा चीज छापेंगे नहीं जो आप कभी कभी देखा ही नहीं है ना? इसका मतलब आदि मानव क्या देखा था उस समय, है ना? उन्होंने खुद को देखा तो मानव अपना आकृति बनाया, जानवरों को देखा, है ना, या पेड़ पौधे देखा होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो शिकार करते समय तो फोटो भीमबेटका में क्या है? शिकार का दृश्य है, नाचते हुए लोग नाच रहा है उसका दृश्य है, उसका फोटो बनाया होगा। तो इसका मतलब तीन ही चीज का याद करने की जरूरत ही नहीं है, जानवर, मानव और प्रकृति पेड़ पौधों का, बस यही सब चीजें, और कोई इसी का हो ही नहीं सकता है। उससे क्या दर्शाता है ये सब चीजें? अच्छा से बनाया, इसका मतलब क्या बना दिया? ऐसे मुंडी दे दिया, ऐसे करके बनाया है। इसका मतलब उनके कलात्मक बोध का हो रहा है। कहीं पे लाल पेंटिंग किया है, कहीं पे हरा पेंटिंग किया है, इससे क्या पता चल रहा है? उनको कलरिंग करना आता था, तो कलात्मक समझ है कि नहीं उनको? अच्छा, कौन सा चीज से कौन सा कलर दिखाना है, उस समय का पेंटिंग अभी भी है, इसका मतलब उनको तो नॉलेज तो रहा होगा, कौन सा कलर ज्यादा टिकता है, कौन सा कलर नहीं है। इसका मतलब उनको कलात्मक बोध था कुछ मामले में। फिर विश्वास, कुछ ऐसे ऐसे फोटो है जो लगता है कि नहीं शिकार कर रहा है, देवी देवता की पूजा का ऐसा सीन है, तो क्या होगा? विश्वास। और जीवन शैली क्या हो रहा है? फोटो में क्या बनाया गया है कि हाथ में हाथ पकड़ के नाच रहा है, इसका मतलब शिकार करने के बाद लोगों को नाचने की परंपरा है, ऐसा कुछ रहा होगा। तो उनके जीवन शैली, डे टू डे लाइफ के बारे में पता चल रहा है। इतने सारे चीजें क्या है हमारा सीखा उनके कला के बारे में। तो कला का विकास अभी हुआ नहीं था, अभी एक प्रारंभिक स्टेज में था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होगा बताओ? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट था, हाँ, पत्थर, लकड़ी और हड्डी, ये तीन था। पूरा पसंद का मतलब ही इसीलिए पड़ा है ना? उसके अलावा, है ना, तीक्ष्ण और विशिष्ट होते थे ना, कुछ उपकरण विशेष होते, समय के साथ क्या हो गया? उनका हथियार शार्प होते गया ना, और थोड़ा यूनिक होते गया। पहले क्या था? हस्त कुठार था मोटा वाला, है ना, फलक था, फ्लेक्स था। फिर आगे जाते जैसे उनको थोड़ा और नॉलेज होगा, भाई ये पत्थर से अच्छा नहीं बनेगा, तो चकमक पत्थर आता है, बहुत टाइट होता है, बहुत हार्ड होता है, उसमें ज्यादा साफ बनेगा। चकमक पत्थर का इस्तेमाल होता था हथियार बनाने में, नुकीला बनाने में। चकमक पत्थर याद रखिएगा, स्टेटाइट बोलते हैं इंग्लिश में। उसका इस्तेमाल क्या हो? चाकू बनाने में, तीर बनाने में, तीर को जोड़ के भाला बनाने में, है ना? बताओ, ये जो पत्थर है मान लो ऐसे, इसको हमने यदि लकड़ी में डाल दिया, तीर बनेगा कि नहीं? धनुष छोड़ सकते हैं। इसका तीर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, भाला बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, एरोज बनाने में किया जाता है, तो तीर बनाने में इस्तेमाल होता है, खुरचनी में खोदने के लिए, है ना, चाकू बनाने में। ये सारा चीज किसका है? हमारा, इसकी यूजेज है हथियारों का। औजारों का विकास और आग का उपयोग तकनीकी का एक नया छलांग है ना, जिसे मानव की बुद्धिमत्ता और क्रमिक विचार का विकास दर्शाता है। सबसे अंत काल कौन सा होगा? लगभग 10,000 ईसा पूर्व से क्या होता है? कृषि की खोज के साथ इस काल का क्या होता है? अंत हो जाता है, और जानवरों को पालतू बनाना, फसलें उगाना शुरू किया, और अस्थायी बस्तियां बस गई, ये सारी चीजें। बाकी कंक्लूजन हम लोग दे लीजिएगा इसमें, कंक्लूजन पार्ट। ये तो हो गया पूरा पाषाण काल का बोलो, या फिर उसमें खाद्य शिकार और खाद्य संग्रहण। अब चीजों को देखना है, है ना? मान लीजिए तीनों का इंटीग्रेटेड पूछ सकता है, दोनों को मिला के, दो टॉपिक को मिला के सब पूछा सकता है कि इन दोनों में अंतर बताओ, तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। हो जाएगा ये वाला? ये वाला था ना? हाँ, ये सेकंड टॉपिक ये वाला है। सेम चीज हम बता चुके हैं, दोनों का एक ही चीज है, एक ही बार पहले ऑलरेडी समझा चुके हैं। ट्रांसलेशन थोड़ा सा पालतूकरण ही बोल सकते हैं, पौधों और पशुओं के पालतूकरण का काल, या पीरियड ऑफ, है ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। हाँ, ये मध्य पाषाण काल होगा। लेकिन देखो, पौधों का किसमें बनाया? नियोलिथिक, ये नियोलिथिक का है, और ये मेसोलिथिक।
नवपाषाण काल और ये मध्यपाषाण काल, दोनों अलग अलग काल में। हाँ, उसमें भी हम लोग आएंगे। देखो, तो मानो कि पशु को पालतू बनाना एक बहुत सारा, एक मानव के इतिहास का एक का टर्निंग पॉइंट है। ये सब बिंदु आपको लिखना है जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना। एक टर्निंग पॉइंट है, मोड़ है, मतलब एक दिशा दशा बदल गया। हाँ, ठीक है ना। इसलिए मानव इतिहास के, इसलिए इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। बताओ, इससे अस्थायी कृषि हुआ, है ना, ग्राम जीवन का विकास हुआ, और फाइनली क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। हड़प्पा सभ्यता किसका परिणाम था? नवपाषाण काल का ही तो था। हड़प्पा इसी का डेवलप फॉर्म किसका था? इतना जो कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ? इसी काल के उदाहरण, इसलिए इसको क्रांति कहा गया इस काल को। देखो, एक परिवर्तनकारी चरण नवपाषाण क्रांति का हिस्सा है, देखो, है ना। इसकी शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से पहले हुई और अंतिम हिमयुग तक समाप्ति के बाद हुई, है ना। हाँ, तो हम बताए ना, वो कौन सा 4,000 कौन सा? नहीं, ये अलग बता रहा हूँ, ये दोनों का मिला के बोल रहे हैं। मध्यपाषाण काल का 4,000 तक है, फिर 4,000 से आगे जो चलेगा हमारा, सॉरी उल्टा, हाँ, नवपाषाण का वो, हाँ, 10,000 4,000 4,000 से आगे तक। तो इसको एक अप्रोक्स डेट है, वो आपको डेट लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बस इतना लिखिए कि हिम युग की समाप्ति हुआ, ये के बाद ये भी समाप्त हो जाएगा, तो ना डेट का जरूरत नहीं। फिर अप्रोच पीटी वाला पकड़े हुए हैं, डेट आपके लिए मैटर नहीं करता आपने। हाँ, फैक्ट सप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। पालतूकरण का क्या मतलब है ना, कि मनुष्य द्वारा जो जंगली पौधों का क्या है, जंगली पौधों और पशुओं को अनुवांशिक लक्षण को अपनी आवश्यकता के हिसाब से, है ना, अभी आवश्यकता, जैसे आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, संगति के अनुरूप संशोधित करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? पालतू कहा जाता है। जंगली गाय रहा होगा, है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग दूध निकालने के लिए कर रहे हैं, है ना। भेड़ को जंगली रहा होगा, उसको हम लोग अपने हिसाब से उपयोग कर रहे हैं, भोजन के लिए, मांस के लिए। तो क्या हो गया, तो अपनी जरूरतों के हिसाब से जंगली पौधों और पशुओं का उपयोग करना क्या कहलाता है? पालतू बनाना या डोमेस्टिकेशन कहलाता है। ठीक है। आइए उसके बाद पालतूकरण की शुरुआत। ये एग्जाम्पल है, लेकिन हमको लगता नहीं ये वाला आपको लिखने का कहीं जरूरत पड़ेगा कि पालतू बनाना कौन सी जगह शुरू हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है। तो विश्व के अलग अलग भाग में हुआ है। देखो, उपजाऊ अर्धचंद पूर्व, मतलब मिडिल ईस्ट, है ना, या बोलते फर्टाइल क्रिसेंट, इसको कैसे बता दें? देखो, आप देखे होंगे अफ्रीका, इससे मतलब नहीं हम लोग को, यहाँ वाला, ये जो इलाका आपको पता है यहाँ पे कौन सी नदी है? नील नदी से बहता है ना। ये नील नदी से बहता है, और ये कौन सा? मेसोपोटामिया की है, याद है? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी, इसको, हाँ, टिग्रिस नदी, दो नदी है। यहाँ पे कौन सी नदी है? नील नदी। ये जेरूसलम वाला पार्ट है। तो ये जो इलाका है, ये यहाँ से होते हुए ये पूरा इलाका इस तरह से वो बोलते हैं, इससे, है ना, इस तरह से कुछ बनेगा, थोड़ा सा ट्रायंगल होगा, मेरा मैप में गड़बड़ हुआ है। तो इसको बोलते हैं क्रिसेंट शेप, है ना, फर्टाइल क्रिसेंट। क्या बोला था है? ये फर्टाइल क्रिसेंट। हाँ, क्रिसेंट, फर्टाइल क्रिसेंट मतलब क्या होता है? ये अर्धाचंद्र की तरह दिख रहा है, शेप दिख रहा है ना से, ये बहुत उपजाऊ वाला क्षेत्र है। तो उपजाऊ क्या होता है? अर्धचंद्र, इसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। ये कहाँ कहाँ है? इजिप्ट की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, और ये इराक ईरान वाला
पूरा रीजन उनके अर्धचंद्र के आकार के बनना चाहिए, है ना। उसके बाद इसीलिए इस्तेमाल किया उपजाऊ अर्धचंद्र, ये मिडिल ईस्ट वाला है। तो इसी रीजन में सबसे पहले शुरुआती केंद्रों का लगभग 9500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, इसी रीजन में गेहूं और जौ की सबसे पहले खेती प्रारंभ हुई थी, भेड़ बकरियों को पालन शुरू हुआ था। और कहां हुआ था, चीन में हुआ था। चीन में क्या हुआ है, सुअर और मुर्गियों का पालन चालू हुआ, है ना, प्लस ये बाजरा का खेती चालू हुआ। इसी तरह मेसो अमेरिका मतलब कौन सा है, मेजर में कौन सा है, हाँ ये नीचे वाला लैटिन अमेरिका। जो लैटिन अमेरिका जो होता है ना, तो हाँ इसमें छोटे छोटे देश है ना, यहाँ नदी नहीं है। हाँ देखो, जैसे इसको याद रखने का तरीका है, चलो, माय वेरी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड, लॉजिक है ना, एलिजा हैज नॉट कम टू पार्टी, ऐसे। तो ये है एम से मैक्सिको, वी से वेनेजुएला, वी से बेलीज, जी से ग्वाटेमाला, ई से एल सल्वाडोर, एच से होंडुरास, एन से निकारागुआ, सी से कोस्टा रिका, पी से, इतने सारे देश शामिल है। वो सब क्या बनता है, मेजो, ये वाला मेजो अमेरिका का पार्ट है। ये लैटिन अमेरिका बोलते हैं इनको। कैरिबियन आइलैंड है, कैरिबियन सी है, उसके वेस्ट में ही ये था, इनको बोला था मेजो। इसको याद रखने का शॉर्टकट तरीका है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या, मक्का, सेम, कुम्हड़ा, इन सभी चीजों का हुआ। अफ्रीका में ज्वार, बाजरा, मवेशी। दक्षिण अमेरिका में आलू, लामा और पप्पा गिनी पिग। सिंधु घाटी में गेहूं, जौ, मवेशी, भैंसों को पालन, ये क्या है ना, ये आपके काम के लायक नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ उत्पादन हुआ है, ठीक है। आगे वाला जो टॉपिक है उसमें हमारा काम के लायक है, ये आपके नॉलेज के लिए सिर्फ, इस मेंस में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसको। ये यहाँ चीज है। पौधों को पालतू बनाना क्या होता है, जो प्रारंभिक मनुष्य ने किसको बनाया, जो उसके वांछनीय गुण है, जो उनके जो हमारे लिए जरूरत था, उन पौधों को हमने पालतू बनाया, सारा को पालतू नहीं बनाया, है ना। ये वांछनीय गुण का मतलब ये होता है ना। गेहूं, जौ, चावल, उच्च उपज वाला, जिसमें उत्पादन अधिक होता है या भंडारण क्षमता, जिनको अधिक समय तक रख सकते हैं, उन बीजों को हमने चूज किया उस समय। सोच के देखो, उनको ये नॉलेज था ना, है ना। और फलियां, जिसमें प्रोटीन प्राप्त होता था, उन सभी चीजों को, प्रोटीन के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन उनको खाने के लिए उनको पता होता था कि ये चीज लाभदायक है, तो उन फसलों को सबसे पहले चूज किया गया, चयन किया गया, ठीक है। या फिर किसको किया गया, या फिर जो जड़ वाले होते थे फल, उसमें जैसे रतालू, कसारू, आलू, इन सबको फसलों का सबसे पहले उत्पादन किया गया। तो ये बता रहा है कि कौन कौन फसलों का हमने चयन किया पहले। मनुष्यों ने पसंद करने के लिए, देखो, बड़े बीज, छोटा बीज करेंगे, बताओ, छोटा बीज से मान लो छोटा बीज तो कर देंगे, लेकिन बताओ उसको हम लोग बालू में मिल जाए तो कैसे निकालेंगे, बहुत मेहनत वाला काम है कि नहीं। इसलिए इनिशियल पीरियड में क्या दिया, बड़े बड़े बीजों को दिया। चालने वाला चालनी थोड़ी था उसमें, इसलिए बड़े बड़े बीजों को संग्रहण करना, काटना, वो सारा चीज क्या था, आसान था, इसलिए बड़े बीजों का किया गया। और दूसरा चीज, जो प्राकृतिक सुरक्षा वाले बीज होते थे, जिनका कवर होता होगा, खोल होता होगा, उनका उत्पादन किया जाता था, है ना। जैसे कड़वाहट और कठोर खोल, ये कड़वाहट नहीं होगा, ये गलत है, ये कठोर, हाँ कीड़ा वाड़ा ना खा पाए, है ना, मौसम का असर ना हो उसके ऊपर, जलवायु का असर ना हो, इसलिए ऐसे गुणों को चूज किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी तरह से बताओ, पालतू, कौन से पशु को पालतू बनाया जाएगा, है ना। पहला तो पालतू जानवर, है ना, कुत्ते सबसे पहले जानवर था, संभवतः ये भेड़िए का ही एक रूप होगा, है ना, ये बताया होगा। उनका उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता होगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में इसको इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था, जानवर से रक्षा करने के लिए, है ना। फिर उसके बाद भेड़ बकरियां की शुरुआत पशुधन थे, पशुधन मतलब कैटल्स, भेड़ बकरियों का इस्तेमाल होगा, उनका मांस, दूध और ऊन के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। फिर मवेशियों का भार
देखो इसका इस्तेमाल होगा, जो बोझा ढोने वाले उनका इस्तेमाल होता था। मवेशियों को क्यों होता था? दूध, मांस, खाल और बोझा ढोने के लिए। मतलब सोचो, तो बीजों में कौन से बीज का पहले चूज किया गया? बड़ा बीज। हाँ, मौसम का, हाँ, ऊपर से आवरण हो, खोल वाले। स्क्रीन ब्लैक हो गया, 5 मिनट से ऐसे चल रहा है। अब ठीक है, एक बार कमेंट करके बताओ तो। कमेंट करके कोई बताइए। अभी वीडियो दिख रहा है अच्छा से? कोई नहीं बता रहा है। चलो एक बार बता देते हैं ना, इसको थोड़ा सा पता चला। अरे नहीं हो रहा, नहीं राजन, कमेंट आ गया, बोला नहीं हो। यहाँ तो सब ठीक बता रहे हैं। एक बार आप लोग खुद से फिर से स्टार्ट कीजिए एक बार। यहाँ तो ठीक दिख रहा है। ऐप से एक्सेस करके देखो ना, तो अपना ऐप से चल रहा है। तो नहीं, दोनों लड़का बोल रहा है कि नहीं, अनूप भी बता रहा है, अर्जुन भी बता रहा है। अब एक बार फिर से बताइए तो, देखिए एक बार कमेंट कीजिए तो। अब आ रहा है स्क्रीन? ठीक है, जो नहीं आ रहा तो फिर आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगा। क्लास अब ज़्यादा देर चलेगी नहीं, खत्म हो गया आज क्लास, तो इतने था इसको, है ना। रिकॉर्डिंग तो डाल देना फिर। पालतू बनाने का प्रभाव, है ना, इस टॉपिक को देखिए। अभी पालतू बनाने का प्रभाव क्या क्या हुआ था, सारा हम लोग बता चुके हैं इसमें, बस आपको खाली देखना है। अस्थायी बस्ती होगा। 3 प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय है। खेती बाड़ी, लोगों की जगह एक जगह बसने का मौका मिलेगा, है ना। इससे क्या होगा? गांव का विकास होगा, शहर का विकास होगा। शहर का विकास कैसे होगा? जब एक ये खेती बाड़ी, खेतों के चारों ओर घर बना दिया तो क्या होगा? गांव बन गया, तो ग्राम का विकास होगा, ये खेत होगा। अब बताओ, यहाँ उत्पादन हो, यहाँ का गांव वाले लोग क्या कर रहे हैं? गेहूं उत्पादन उत्पादन कर रहे हैं। मान लो कोई यहाँ का लोग होगा, तो ये लोग मान लो आलू उत्पादन कर रहे हैं। यहाँ आलू एक्सेस है, यहाँ गेहूं एक्सेस है, कहीं जाएगा बीच में मिलेगा, तो ये शहर बनेगा। डायग्राम बना के दीजिएगा तभी बताया, है ना। गांव और शहर का विकास होगा, तो ये खेत होगा। तो देखिए, जहां शहरों में जनरली खेती बाड़ी नहीं होता है, बहुत कम होता है, बाजार अधिक होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों जाने के लिए ऐसा तो नहीं होगा बाजार इधर होगा, 2 बस्ती के आसपास होगा, कहीं आसपास होगा, इधर ही कहीं जहाँ खाली इलाका हो वो शहर बनेगा। तो गांव के आसपास के बीच में क्या होता है? 2 गांवों के बीच में शहर होगा, है ना, तरह से। या हो सकता है कि ये गांव वाले लोग यहीं पे आ गए, तो यही यही सब गांव शहर बन सकता है। तो शहरों का विकास होगा तो गांव और
शहर हो जाएगा। अगला ये जनसंख्या वृद्धि होगी क्योंकि खाने पीने के लिए संसाधन होगा, तो बताओ एक विश्वसनीय खाद्य आपूर्ति होगी, फूड सप्लाई होगा, तो उसको कॉन्फिडेंस का मेरे पास पैसा टेंशन नहीं है, बच्चा पाल लेंगे। अभी क्या होगा, अभी 2 बच्चा ज्यादा नहीं कर पा रहा है, पहले बहुत होता था, अभी बच्चा को पढ़ाना स्कूल का डोनेशन दे देते थक जाएगा, तो अब एक रखेगा, एक ठो, है ना, क्योंकि बच्चा को पालना बहुत मुश्किल है। इसलिए बताओ विश्वसनीय खाद्य आपूर्ति अभी नहीं हो रहा है, पैसा नहीं उतना तो कहाँ से देंगे। चलो भैया एक ही तो 2 तो ठीक है। पहले होता था क्या है, हाँ हम दो हमारे दो बाकी को फेंक दो, हाँ आबादी कंट्रोल किया गया। बड़ी आबादी होगा कि नहीं, बड़ी आबादी का भरण पोषण होगा, जनसंख्या का विस्तार होगा तो बताओ भूखमरी वगैरह नहीं होगा तो ऐसे भी आबादी बढ़ेगी। सामाजिक स्तरीकरण होगा, अधिशेष उत्पादन क्या होगा, व्यापार होगा, श्रम का विभाजन, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बताओ समझाओ तो लिंकेज, ये तीनों पॉइंट का समझाओ। अधिशेष उत्पादन से तो व्यापार समझ में आ गया, जो बचेगा हम लोग उसको बेचेंगे, सही बात है। श्रम का विभाजन मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, ये कौन तय करेगा कि हाँ कुछ लोग खेतीबाड़ी कर रहा है, कुछ लोग व्यापार कर रहा है, काम का डिवीजन होगा कि नहीं। हाँ हाँ कुछ लोग नहीं, वैसे नहीं कमेंट लिख सकते हम लोग, है ना। तो आप जैसे भी समझना वो समझ लीजिए, मतलब एक ऐसा क्लास होगा जो अभिजात वर्ग बोले, एलिट क्लास इसको बोले ना तो वो क्या होगा, पैसा इसको ज्यादा होगा, नहीं वो ज्यादा पैसा, हाँ जो भी है चलिए मानिए अभिजात वर्ग क्या होता है, जो धनी संपन्न वर्ग होता है ना समाज का, वो अभिजात वर्ग होता है, एलिट क्लास होगा। श्रम का विभाजन मतलब काम अलग अलग लोग अलग काम करेगा, कोई खेतीबाड़ी काम कर रहा है तो काम को होगा, कोई बेचने का काम, कोई उत्पादन का काम कर रहा है ना, कोई मार्केटिंग काम कर रहा है, ऐसे कोई और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, वो सारा सारा क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर में आ जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स होगा, जो कितना इंपॉर्टेंट है ना। सब किसके कारण हो रहा है, अधिशेष उत्पादन। बताओ इसी तरह से पर्यावरणीय परिवर्तन होगा, ज्यादा खेतीबाड़ी होगा तो जंगलों को काटा जाएगा, चराई होगा तो जंगलों को साफ किया जाएगा जानवरों को चराने के लिए, तो बताओ पारिस्थितिकी में बदलाव आएगा। और यही होते होते जब ये नवपाषाण काल से शुरू हो जाएगा, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में चरम जलवायु में पहुंच जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में सोचो कितना ज्यादा वनों का नुकसान होगा। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन के पीछे कारण कौन सा है, जलवायु परिवर्तन नहीं, हाँ जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो गया, पर्यावरण पे हमने बहुत ज्यादा दबाव प्रेशर डाला, वनों कटाई करने लगा। हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करने लगे, बताओ तो हद कर दिया हमने। तो पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करने के लिए पकाएंगे कैसे, लकड़ी से, कोयला था नहीं उसमें। तो बताओ वनों का नुकसान होगा, तो वनों का नुकसान होगा तो जलवायु शुष्क हो गया उस रीजन में। इसलिए अभी भी देखो, इसलिए तो उसी क्षेत्र में क्या होता है, रेगिस्तान बन गया। पहले राजस्थान भी या थार डेजर्ट भी कभी क्या था ना, हरा भरा इलाका था। तकनीकी विकास हुआ होगा, हाँ हल, सिंचाई प्रणाली, अन्न भंडार का बता दिया हमने, बर्तन बनना, मेरे दबाण बनना चालू हो गया, कुछ तो रहा होगा मेरे दबाण। सिंचाई प्रणाली का विकास हो गया, क्या नहर सिंचाई, मतलब कुछ तो तरीका होगा, जल संग्रहण करने का तरीका होगा, कुछ नदी को मोड़ के हमने इस्तेमाल करते होंगे, नाला का मोड़ के इस्तेमाल करते होंगे, है ना, वो सब तरीका कुछ था। हल का इस्तेमाल हो गया, लकड़ी के हल का होता होगा उसमें, लकड़ी से हो गया, लेकिन फाल का इस्तेमाल अभी नहीं हुआ था, तो लोहा नहीं होगा, इसलिए फाल नहीं होगा। फाल समझते ना, बहुत इंपॉर्टेंट है फाल, है ना, ये फाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोहा का होता है ना। एक लोहा का आविष्कार के कारण जिंदगी में बहुत परिवर्तन हो जाएगा महाजनपद काल में। महाजनपद काल में जनपद जो महाजनपद बना, उसके पीछे कारण आविष्कार है फाल, और महिलाओं का स्थिति कमजोर हुआ, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, फाल। तो कैसे होगा हम लोग कभी चर्चा करेंगे, अभी नहीं जाना है, सब चीज एक दिन में जान लोगे तो क्या फायदा होगा, है ना। तो हल का आविष्कार हुआ, सिंचाई के खेती के लिए हल तो चाहिए, तो हल बना होगा, सिंचाई चाहिए, और अन्न को भंडार के लिए। बताओ ये बताओ क्या हो गया, और क्या हो सकता है, चुनौतियां क्या होगा, पर्यावरण नुकसान होगा, चुनौतियां है कि नहीं, जानवरों का निकट संपर्क हो गया ना, पालतू बनाना होगा, तो जानवरों को बीमारी हमारे में आएगी, हाँ जो भी चेचक, इन्फ्लुएंजा, जानवरों संपर्क में, चूहा पाल थोड़े रहे थे,
कुत्ता से पाल रहे होंगे, सुअर से पाल रहे होंगे, वो बीमारी क्या होगा? पहले तो जानवरों का संपर्क नहीं था, वो सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करते थे, अब साथ में रहना चालू हो गया, रहना चालू हो गया तो बीमारी होता होगा, उसमें तो प्रभाव पड़ता होगा। तो ये क्या हो गया? जानवरों के संपर्क से बीमारियां होने लगी। और क्या होगा? अत्यधिक खेती कर मृदा क्षरण होगा, पर्यावरण में नुकसान होगा। आप खुद भी जोड़ सकते हैं, सीमित संख्या में फसलों और पशुओं की निर्भरता हो गई, है ना। पहले क्या होता था? अलग अलग फसल पे, अभी क्या होता है? सिर्फ गेहूं धान खाने लगे, तो बताओ न्यूट्रिशन भी की कमी होगी, पोषण की कमी होगी कि नहीं? सर्दियों से मनुष्य में फसल चक्र, सदियों से मनुष्य में फसल चक्र, मिश्रित खेती और नई किस्मों के प्रजनन के माध्यम से अनुकूलन किया, है ना। ये चीज तो बेसिक पॉइंट है उसमें, पूछना बाकी उसके बाद उसको लिख सकते हैं। अब बताओ, बहुत सारे पॉइंट इसमें नहीं लिखा है, जो समझाए उसमें लिख सकते हैं कि नहीं? बस वही चीज करना है। पौधों और पशुओं में पालतूकरण के कारण मानव में क्रांति ला दी, है ना। क्रांति की मीनिंग नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। खाना बदोश खाना बदोश, शिकारी खाद्य संग्रह से क्या बन गया लोग? मतलब बताइए, ट्रांजिशन हुआ कि नहीं? ये ट्रांजिशन को ही तो क्या बोला जाता है? क्रांति, है ना, इसलिए बोला गया, इसी का तो एक्सप्लेनेशन है। इसलिए समाज में क्या हो गया? परिवर्तन, अस्थायी कृषक में परिवर्तन हो गया। इससे बताओ आगे चल के क्या हो गया? सभ्यताओं का विकास होगा, संस्कृतियों का उदय होगा। कौन सा? ऋग्वैदिक संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, नवपाषाण काल का ही तो परिणाम है ना। जैसे आज हम जानते हैं कि नई चुनौतियां लाई है, लेकिन पालतूकरण से लाभ मानव इतिहास में प्रगति का आधार है ना। ये सब आप चीजें जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? ये बहुत सारे, तो आपको इंट्रोडक्शन और आप यदि समझ में आ गया होगा ना, तो आप ये लिख सकते हैं कि आपको कंक्लूजन क्या देना है। आपको फिर रटा रटाया आंसर नहीं है, क्या देंगे हम सोचना चाहिए आपको, है ना। तो आपका इसलिए सब आंसर वेरी करेगा। इसलिए मैं बार बोलता हूँ कि ये जो चीजें होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीजें, क्योंकि इसी से आधार पर तय होगा। इससे क्या होगा? फिक्स आंसर नहीं होगा, आप जो चाहें अपने आप से, हाँ एकदम बना सकते हो, एकदम बना सकते हो। आपको देना पड़ेगा जितना, मान लीजिए पूरा नहीं बना पा रहे तो 2-3 का लिंकेज तो दे सकते हैं। हाँ, 2-3 का डायमेंशन ऐसे बना हाँ, उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, उसको भी लगेगा भाई शॉर्ट में भी एग्जाम में पूरा चेक करने की जरूरत क्या है, उसको सिर्फ यही देख लेगा, काम हो जाएगा इससे। हाँ, तो चीजें क्या है ना, यही सारी चीजें है ना कि आपको कैसे तरीके से करना है। बाकी सब तो बेकार चीजें है ना, वो तो नोट्स तो नोट्स हर जगह मिलेगा, है ना। सब बोलते थे नोट्स दे दो, हम नोट्स दे देंगे, कहाँ से मिलेगा नोट्स? नोट्स से क्या फायदा होगा? कुछ है ही नहीं। मेन मकसद तो ये है ना, ये चीज है। आपको समझ भी नहीं आएगा कि जलवायु का क्या संबंध है इसका खुद उत्पादन से, तो सिलेबस तो लिख दिया है। अब इसमें कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको, तरीका नहीं है, मैं 10 तरीके से क्वेश्चन बदल दूंगा, है ना, तो आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन नोट्स होगा तो क्या हो जाएगा? सिर्फ वही डायमेंशन लिख सकते हैं जो आपको बोर्ड नोट्स में लिखा होगा, लेकिन उसमें कनेक्टिविटी नहीं होगा। नोट में हो सकता है कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन आप समझ लिए तब कनेक्टिविटी लिख सकते हैं कि अच्छा इस सीक्वेंस में है। आप उसका तारतम्यता नहीं होगा। आप पहले क्या करेंगे? अधिशेष उत्पादन पहले दिखाएंगे, फिर बाद में बताएंगे कि अधिशेष उत्पादन से ये हुआ, ग्राम का विकास हुआ, शहर का विकास हुआ। आप पहला पॉइंट लिख देंगे कि नवपाषाण काल में क्या हुआ था, शहरों का विकास हो गया, तो समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को ना, इसमें समझ नहीं है, सिर्फ रट्टा मारा है, तो उसमें अंतर है। ठीक है, चलिए रखते हैं, आज की क्लास कितने रखते हैं, ये टॉपिक तो हम लोग खत्म हो गया, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है।